आज का हमारा सेशन है टीन एज के लिए है और इसमें है पेरेंटिंग टीन एज स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आपने प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी पर हम लोग इसमें बात करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि आपने पहला और दूसरा देखा है कि किस तरह से बच्चे का स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है टीन एज में। टीन एज का जो एज स्टार्ट होती है वो है मतलब 13 से 13 में जो है उनकी अर्ली प्यूबर्टी स्टेज है। और प्यूबर्टी स्टेज में जो है 13 में ही बच्चा 15 में जाकर उसकी प्यूबर्टी होती है, लेकिन अर्ली प्यूबर्टी स्टेज जो है वो 13 की है। तो इस एज में बच्चे के अंदर बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियां, लड़का हो या लड़की, बहुत सारी तब्दीलियां हो रही होती है। इसीलिए उसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाला पीरियड, बहुत दबाव का और बहुत ज्यादा तकलीफदा पीरियड कहा जाता है, जिसमें मल्टीपल तब्दीलियां उसके अंदर होती है। क्योंकि जाहिर है जब बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो वो बॉडी चेंजेस की वजह से एक स्ट्रेस लेवल उसका बहुत हाई होता है, उसको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है। इस दौर को हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि सूडो पीरियड भी कहते हैं। और बच्चे जो है इसमें अपने आप को मिसफिट महसूस करते हैं समाज में। ना वो बच्चा है ना बड़ा है, वो बीच का इंसान है। और बीच का इंसान है जब बड़े एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे और वो बच्चा रहना नहीं चाहता है, अब बड़ा होना चाहता है। बड़ों में एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं मिलता, बस यही चीज बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। तो क्या चीज है जो और बच्चों के मतलब जो मल्टीपल चेंजेस आते हैं उनमें तब्दीली जो आती है, नंबर एक ये कि वो फिजिकली अपने आप से बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे भी कॉन्फिडेंस लेवल उनका लूज हो जाता है इस एज में, क्योंकि मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं, फोकस नहीं बन पाता किसी भी चीज पर। नंबर दो, वो ओवर इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं करते हैं पेरेंट्स की तरफ से। पीयर ग्रुप टेंशन बहुत ज्यादा होता है और पीयर ग्रुप का एक पूरा दबाव उन पर बनता है कि हमारे दोस्त ऐसे कर रहे हैं और हमारे अब्बू अम्मी हमें वेटेज नहीं देते हैं। प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, रूम में एक जगह बैठ जाते हैं, रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, किसी चीज को फॉलो नहीं करते, सोते हैं तो बहुत सोते हैं, जागते हैं तो फिर रात में देर तक नहीं सो पाते, या फिर कोई चीज डिसिप्लिन से नहीं करते हैं। उसके अलावा साथ ही अगर डिसिप्लिन से कर भी रहे हो तो उनको तन्हा रहना, आपसे दूर जाना कि मतलब वो हो जाता है, दूर जाना अच्छा लगता है। और ये भी होता है कि पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं और ये तवज्जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ये चीजें तो है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। लड़कियां भी हो तो ओवर इंस्ट्रक्शन पे झुंझला जाती है, चिड़चिड़ाती है, बहन भाइयों के साथ उनकी लड़ाई हो रही होती है। फिर बाज बच्चे बहुत साफ सुथरा रहते हैं और बहुत बनते ठनते हैं और आईने में देखते रहते हैं और बहुत संवरते हैं, और बाज बच्चे बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं और बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता कि वो बने तैयार हो, बस ट्राउजर में रहेंगे ऐसे ही गंदा उंगलियां बनाकर। और माँ बाप पीछे पड़े होते हैं कि जब देखिए आप तैयार हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो अब इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है कि टीनेज की वॉट एवर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर वो बहुत बुरा समझते हैं कि उनकी गतिविधियों पर, उनकी हरकतों अमल पर और उनके किसी एक्शन पर पेरेंट्स निगाह रखें, उन्हें बहुत बुरा फील होता है। और फिर वो अपने डिसीजन को साबित करना चाहते हैं। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो टीनेज के साथ आते हैं। अब मेन ये मसला है कि ऐसी सिचुएशन में पढ़ाई पर फोकस कैसे बनाया जाए। और पेरेंट्स यहाँ पर हाइप वे में जा रहे होते हैं कि भाई बच्चा पढ़ेगा नहीं, इतना अच्छा पढ़ता था, अब क्या हो गया इसे, अभी तो इसका पीक पॉइंट है, अभी तो इसका टर्निंग एज है, यहीं से तो इसको स्कोर करना है। अब दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो सबसे पहली चीज ये कि जब टीन एज में बच्चा हो तो फिजिकल एक्टिविटीज, मार्शल आर्ट या जिम में उनको लगा दे, इस पर हम बात करेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स कौन सी उन्हें बताई जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। और पेरेंट्स का समझाने का कम्युनिकेशन कैसे होगा। इससे पहले हमने टीन एज में कम्युनिकेशन देखा है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए बच्चे को। तो ये वन बाय वन देख रहे हैं। ये वाला सेशन हमारा, हमने चूंकि स्टडी हैबिट से रिलेटेड है, टूल्स एंड टेक्निक से रिलेटेड है, जो पेरेंट्स को अपने टीन एज बच्चे पे इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में टीन एज के मसाइल से पूरा पेरेंटिंग, पूरा क्राउड उससे जूझ रहा है। तो हमने इस लेक्चर को ओपन रखा है, मतलब ये क्लास है जो रेगुलर होती है, लेकिन हमने इसको रखा है कि ये ओपन रहेगा और ये आम पब्लिक भी इससे फायदा उठा सकेगी, इसलिए इसको ओपन किया है। एक टेक्निक हम पेरेंट्स को यहाँ सिखाएंगे, पोमोडोरो टेक्निक। दूसरा, डाइट कैसी हो और गुड स्लीप कैसी हो। और फिर फूड हैबिट्स, और उसके बाद जो है पाइवोस डुअल कोडिंग टेक्निक थ्योरी, ये हम यहाँ पर एलन की थ्योरी हम बयान करेंगे।
ताकि ये थ्योरी से आप ये समझें कि बच्चों को स्टडी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाती है और स्टडी पे कैसे फोकस बनाया जाता है। असलन हम लोग जिस तरह के आप देखते हैं कि काउंसलिंग के दौरान हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि बच्चों के स्कोर ना पूछें और बच्चों को स्कोर का प्रेशर ना दें, लेकिन ये भी बात मुसल्लम है कि हम पेरेंटिंग के जरिए से ये नहीं चाहते कि बच्चा स्टडी से दूर हो जाए या बच्चे को स्टडी ना करवाई जाए। हम ये चाहते हैं कि बहुत कूल वे में आप कैसे उसको स्टडी की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपके पास दोनों बच्चे तीनों, बल्कि अब तीसरा भी जा रहा है, दोनों बच्चे ही दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और विदाउट रिपीटेशन ये वगैरह कैसे आपने तैयार किया है। तो ये अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं चाहती हूँ कि इस सवाल से हमारी उम्मत का हर फर्द फायदा उठाए इस सेशन से कि अ, ये मतलब तालीम के लिए है बच्चों के खास तौर पर। सबसे पहले तो एक पेरेंट्स को बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाने के लिए डांटना, डपटना, मारना और सताना, मतलब ये कि कुछ बोलना, हेटिंग वर्ड्स उनके ऊपर चस्पा कर देना, इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। कूल एंड काम रहना चाहिए, क्योंकि ये बात मुसल्लम है कि बच्चा जब टीन एज में जाता है तो पेरेंट्स का भी ब्लड प्रेशर हाई ऊपर की तरफ जाता है और बहुत ज्यादा वो ये सोचते रहते हैं कि बच्चा बहुत पढ़े, बस चिपक कर पढ़ता रहे ताकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। ये कोई गलत सोच नहीं है, पेरेंट्स इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि पेरेंट्स को अपने बच्चे की मुस्तकबिल की फिक्र होती है और एंजाइटी उनमें आ जाती है। और एंजाइटी जो आती है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि एंजियस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। तो दोनों इसमें गलत नहीं है, लेकिन दोनों की टेक्निक को सेटल डाउन होना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटीज में बच्चियों को भागने दौड़ने का मौका नहीं मिलता। लड़कों को भी उमूमन ये समझा जाता है कि बच्चे जो है बस खेल में जाया ना करें, वक्त पढ़ाई करें। याद रखें, 4 साल से लेकर 10 साल तक जितना बच्चा खेलेगा उतना बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो दे पाएगा। बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। बच्चा इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे मतलब लर्निंग वो शुरू हो चुके होते हैं, लर्निंग श्रेय मिल जाते हैं। बच्चा अभी कार्टून से बहुत अजीब अजीब चीजें सीख रहा होता है, या फिर बच्चा जो है ये जो है कुछ ना कुछ चीजें देख रहा होता है, या वो जो है अपने पीयर ग्रुप में एक नई नई कार्टून्स उसको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, लाइव शो का दीवाना हो जाता है, रील्स देख रहा होता है। उसके अलावा उसको ये भी रहता है कि अपने यूनिफॉर्म, स्कूल, क्लास, टेस्ट, पढ़ना, टीचर ने ये कहा वो कहा, सब चीजें उसके दिमाग में जाकर मेंटल फूड बन जाता है। अब ये मेंटल फोक जो बन जाता है बच्चे का, तो उसमें एनर्जी फ्लो भी आता है, बहुत एनर्जेटिक होता है बच्चा। जैसे आप अपने आप पर देखिए, जब आप नई नई जिंदगी शुरू करती हैं तो कैपेसिटी होती है, बहुत काम कर लेती हैं अपनी अम्मी के साथ भी और ससुराल में भी। लेकिन ग्रेजुअली आप काम करना मतलब आपको बोर होने लगता है, मूड स्विंग्स स्टार्ट हो जाते हैं और आप बिल्कुल कर नहीं पाती हैं। फिर बच्चे हो जाने के बाद थोड़ा सा आप बिल्कुल लेथार्जी हो जाती है और सोचते हैं कि अब ये कोई खाना बना दे आकर तो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है। बच्चे भी बहुत सारी एनर्जी फ्लो महसूस करते हैं, बहुत फ्लो। आपका फ्लो अच्छा चल रहा हो ना, तो उस दिन आप आराम से अलमारी जमा लेंगी, सफाई कर लेंगी, बहुत बड़े बड़े काम कर लेंगी। रमजान ईद आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, फ्लो अच्छा चल रहा है। तो बच्चे के दिमाग में भी लर्निंग का फ्लो चलता है और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी जितनी बर्न होगी, यानी जितनी ज्यादा खेल में और मार्शल आर्ट में, खेल में जितनी ज्यादा एनर्जी उसकी बर्न होगी, उतना ज्यादा बच्चे का फोकस, ब्रेन फोकस बनना शुरू होगा, न्यूरॉन फोकस बनना शुरू होगा। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी आपको करवानी बेहद जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो आपके ब्रेन को फिजिकल एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करके मतलब उनको जो जिस पर फोकस बनाना है, फोकस को बनाने में मदद करती है। इसीलिए आप लाजिमन कोशिश करें कि जब आपका बच्चा 5th 6th में चला जाए तो उसको स्विमिंग, लड़का लड़की दोनों, स्विमिंग क्लासेस अलहदा लड़कियों की हो तो स्विमिंग क्लासेस लगवानी चाहिए। उसके अलावा मार्शल आर्ट है, लड़कों के लिए मार्शल आर्ट है, जिम है, बच्चों के जिम आते हैं स्पेशल 18 लो 18 वाले जिम, उसमें स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब आपके पास हो तो लगा दीजिए। आप ये मत देखिए कि अरबी कब जाएगा और क्लास कब करेगा और ये उसकी क्लास भी तो है। ये सारी चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर चलने के लिए बच्चे की नीड है। जैसे मिसाल देते हो, आपको अपने डाइट इंटेक में प्रोटीन,
कार्ब्स और फैट, ये तीनों चीजों को शामिल करना होता है। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। अगर आपने वेट कम करने के लिए सिर्फ प्रोटीन लिया तो कार्ब्स ना खाने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, बल्कि इफेक्ट आता है, भूलने लगते हैं आप खाना कार्ब्स कम कर दें तो कार्ब्स की एक प्रॉपर मकदार और प्रोटीन की प्रॉपर मकदार भी चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जो है वेट कम करने के लिए पूरा फैट खत्म कर दें और फैट ही ना खाएं, यानी तेल बिल्कुल बंद कर दें, घी भी ना लें और सीड्स के जरिए जाने वाला ऑयल भी आपका कट हो जाए। तो बॉडी के अंदर ये तीनों का प्रोपोर्शन होना चाहिए। इसी तरह से ब्रेन में भी बच्चों की ब्रेन पर फोकस करने यानी पढ़ाई के मामलात में फोकस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी का फिजिकल जो एनर्जी फ्लो है उसको बर्न होना चाहिए। अगर फिजिकल एनर्जी फ्लो बर्न नहीं हो रहा है तो उससे फिर ये होगा कि बच्चा ब्रेन के जो काम है, दिमागी जो काम है, उस पर वो फोकस नहीं कर पाएगा। अच्छा, खेल के दौरान ये भी होता है कि बच्चों का जो ऑक्सीजन फ्लो है वो न्यूरॉन्स में जाता है, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे से सोच पाता है, एनालिसिस कर सकता है, लॉजिकल वे में सोच सकता है, स्टडी पर फोकस बना सकता है, पढ़ी गई 2 लाइन से पूरा मुद्दा और पूरे पूरा कंसेप्ट समझ सकता है। अगर आपके बच्चा फिजिकल वर्क नहीं करता तो इसलिए फिजिकल वर्क ना करने की वजह से ऑक्सीजन फ्लो उसका ब्रेन में प्रॉपर नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो बच्चा पढ़ाई की एक्टिविटीज को भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि बच्चा फिजिकल वर्क में थक जाएगा, थक कर सो जाएगा तो फिर वो पढ़ेगा नहीं, ये गलत सोचते हैं। बच्चा जितना थकेगा उतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में थकेगा, उतनी तेजी के साथ उसका ऑक्सीजन पंप होगा ब्रेन में, और फिर उतनी फ्लो के साथ में वो किसी चीज को बहुत कम वक्त में समझ लेगा। एक चीज होती है क्वांटिटेटिवली टाइम और एक होती है क्वालिटेटिवली टाइम। क्वांटिटेटिवली टाइम, मेरा बच्चा 12 घंटे स्टडी करता है और मेरा बच्चा सिर्फ 4 घंटे स्टडी करता है। 4 घंटे स्टडी करने वाला बच्चा वो है जो खेल कूद में बहुत ज्यादा रहता है, 4 घंटे करता है। और 12 घंटे करने वाला बच्चा वो है जो चौबीसों घंटे माँ बाप को खुश करने के लिए उसको सीट पर बिठा दिया जाता है। तो अब ये क्वांटिटेटिवली टाइम, तो क्वांटिटेटिव के एतबार से तो 12 घंटे ज्यादा टाइम है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत पुरएतमाद, सवालात के अच्छे जवाब देने वाला और मार्क अच्छे स्कोर करने वाला, चीजों को जल्दी एनालिसिस करने वाला, लोगों में सोशल टेम्पो बहुत अच्छा बनाने वाला, चीजों मसाइल को जल्दी हल करने वाला, क्राइसिस मैनेजमेंट बेहतरीन करने वाला, आग लग जाए तो पानी बुझाने वाला बच्चा वो है जो 4 घंटे टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि वो बच्चा खेलने वाला है, इसीलिए उसकी लर्निंग वो अपने स्टडी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। TQM, क्वालिटी टेक्निक क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसका ब्रेन करता है। टोटल क्वालिटी TQM, टोटल क्वालिटी मैनेज करता है उसका ब्रेन, क्योंकि वो बंदा फोकस बना पाता है। फोकस इसलिए बना पाता है क्योंकि उसका ऑक्सीजन फ्लो इतना ज्यादा है कि उसको एक पेज पढ़ने से पहले कंसेप्ट को क्लियर हो जाता है, समझ जाता है, बात बोलने से पहले समझ लेता है, किसी भी बात का फ्लो उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ लेता है। ये वो बच्चा होता है जो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होता है। इसी तरह एक बात कही जाती है बच्चे और बड़े दोनों के लिए कि अगर आपका फिजिकल फिटनेस, आप चाहते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन फिटनेस हो, और आपका जो है मतलब आपके जो बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस हो, तो उसके लिए छोटे छोटे काम के लिए उठिए। पानी लाने के लिए अच्छा हम लेकर आते हैं, गेट खोलने के लिए हम खोलते हैं। मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और ऊपर के फर्स्ट फ्लोर से अपने रूम से गेट खोलने के लिए पहले दौड़कर वही बच्चे आते थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, तेजी दौड़कर स्टडी के बावजूद भी। तो ये आपके बच्चे को एक स्टैंडर्ड पॉज की जरूरत पड़ती है, और स्टैंडर्ड पॉज जो है वो यही होता है छोटे छोटे काम के लिए उठ जाना। उससे क्या होता है, आपका बच्चे का ब्रेन फ्लो बहुत अच्छा होता है, उसमें एक पॉज मिलता है, स्टैंडर्ड पॉज। हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त हम लोग फटीक का एक टेस्ट करते थे, फटीक, मेंटल फटीक। मेंटल फटीक ये है कि आप 25 मिनट से ज्यादा अगर आप कोई काम करते हैं तो मेंटल फटीक आ जाएगा। और 25 मिनट में आपको, चाहे वो लर्निंग का काम हो चाहे वो खेल कूद का काम हो, 25 मिनट से ज्यादा टाइम आपने लगाया तो मेंटल फटीक आ जाएगा और आपकी बॉडी कोलैप्स होने लगेगी। वो जब 25 मिनट को बोला जाता था, तो यहाँ घंटों लोग मोबाइल लेकर बच्चे बैठे होते हैं। तो आपके पास वो प्रॉब्लम होगी, सवालात का भी हमारे पास सेशन होता है, लेकिन
जो लोग अपने बच्चों को साइकिलिंग, रनिंग, उसके अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या उसके अलावा जो है स्विमिंग, स्कीपिंग और दूसरे वाले गेम्स में मतलब ये जंपिंग, हॉपिंग और शॉट पुट, इस तरह के गेम्स में अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स में और गेम्स में दोनों में डालते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को शुरू दिन से उनके टीन एज का प्लान इधर से कर रहे हैं। 7 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से खूब खेलना टीचरों ने, साइकिल खेलना है। हमारे यहाँ सब कुछ होता है, ग्राउंड नहीं होते बड़े बड़े। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि मुझे प्ले ग्राउंड चाहिए, ये नहीं कि बच्चों के हाथ से मोबाइल लीजिए। बच्चा बोल रहा है मुझे प्ले ग्राउंड चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि सारे रोड डेवलपमेंट ये वो करने से पहले बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाए, क्योंकि हमारी नस्लें प्ले ग्राउंड में पलेगी बढ़ेगी, तब जाके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सही होंगे। अभी तो मेरे पास जो केसेस आते हैं, सिर्फ 12 से 13 साल के बच्चे एंजाइटी इशू, डिप्रेशन इशू और स्ट्रेस और ट्रिगर हो रहे हैं और पैनिक अटैक आ रहे हैं। सिर्फ कितने साल? 16 साल 17 साल के बच्चों को। ये बीमारियां पहले 40-50 साल की होती थी। अब ये वाली बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बिजनेस नहीं जम रहे हैं, तब पेरेंट्स को आती थी। अब ये बच्चों को आ रही है छोटी छोटी। मतलब इतना ज्यादा खतरनाक हमने बच्चों को टॉक्सिक एनवायरनमेंट, मैंने इसका इसीलिए नाम ये रखा कि पेरेंट्स किस तरह से टॉक्सिसिटी बच्चों को देते हैं। खेल मत, खेलो मत, बस पढ़ो। यहाँ से आया मेरा बच्चा कहाँ से टाइम लाएगा, स्कूल से आया वहां जा रहा है, वहां से आया वहां जा रहा है। एक टाइम, एक स्लॉट निकालिए आप अपनी जिंदगी के लिए, क्वालिटी टाइम के लिए, कि उसको खेलने दें। रिलैक्सेशन टेक्निक पर आ जाते हैं उसके बावजूद कि आपके बच्चे टीन एज के हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को एक टेक्निक आप सिखाएंगे। वो टेक्निक ये है कि आपने आंखें बंद करनी है, चाहे जिस पोजीशन में हो। आंख टेबल पे बैठी हो, टेबल पर आंखें बंद करनी है, नाक से लंबी सांस लेनी है, और लंबी सांस लेकर पहले अटेम्प्ट में 4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक आपने उसको होल्ड करना है। फिर उसको 3 मिनट तक होल्ड करना है, और फिर एक इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। पहले ब्रीथ इन, होल्डिंग एंड देन ब्रीथ आउट। उसके बाद 3 मिनट तक बच्चे को लाना है। 3 मिनट, 3 मिनट के बाद 5 मिनट, 5 मिनट के बाद 7 मिनट। ये आपको आपके ब्रेन को रेगुलेट करने की टेक्निक है, जिसमें आप समझ रहे हैं कि आपका बच्चा 1 घंटा 2 घंटा खेलने जाता है, तो ये पूरे दिन के लिए इनफ हो गया। नहीं, अगर आप भी और आपका बच्चा भी और आपके हस्बैंड भी और घर के रहने वाले बुजुर्ग भी, कोई भी इंसान जब 1 घंटा अगर वो एनर्जी बर्न करता है और ऑक्सीजन लेवल वर्कआउट करता है, उसके बावजूद दिन भर के बहुत सारे कामों के बीच में 25 से 30 मिनट के बाद कोई भी टॉक्सिक बात सुने और ट्रिगर होने वाला हो, तो उसको नीड होती है कि वो डीप ब्रीथ ले ले। और वो डीप ब्रीथ के लिए मैं आपको सेशन के आखिर में बताऊंगी कि कौन सा पैरामीटर है जिसको इस्तेमाल करके आप डीप ब्रीथिंग इंश्योर कर सकते हैं और फोकस को बढ़ा सकते हैं। 2 वीडियो में पीछे पे मैं उसको तो डीप ब्रीथिंग, इनहेल, डीप लेना है, इनहेल लेना है, फिर उसके बाद नाक के जरिए लेना है, स्लोली स्लोली फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन आपको कि कितना आप होल्ड कैपेसिटी और आपकी जो है, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। थर्ड इसमें 3 मिनट तक हो जाता है, 4 में 5 मिनट तक और फिर 7 मिनट तक। ये प्रैक्टिस रोज, और ये आपके बच्चों को बिठाकर भी होगी। जो आपके टीनेजर बच्चे हैं, और आप जब उनसे कहेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे बच्चों से। कुछ माएँ बच्चों पे कंट्रोल करती हैं, पहले से उनका एक फ्लो है, तो वो अपने बच्चों से तो कह पाएंगी कि बेटा आप ऐसे और ऐसे करें। लेकिन कुछ बच्चे जो बिल्कुल हाथ से शुतुर बेमुहार है, यानी कि हाथ से छोड़े हुए हैं, वो आपकी बात सुननी पसंद नहीं करते, तो उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। उनको कम्युनिकेट करने की टेक्निक ये होगी कि बेटा एक बात हम आपसे कह रहे हैं, टाइम में जब काम पढ़ने की बात आप नहीं कह रहे हैं, पेरेंट्स करते क्या है, बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, नहीं बैठो वाली बात है। ये एक इतना वेग और इतना टॉक्सिक कंसेप्ट है, जिससे हम बच्चे की हेल्प नहीं कर पाते। हमें हेल्प करना चाहिए अपने बच्चे को, और हेल्प करने की कुछ टेक्निक होती है जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। भूल जाऊं तो मुझसे पूछ लेना सेशन के बाद। ये असल में पढ़ने बैठो की टॉक्सिसिटी के बजाय आप बच्चे को कॉमन एनवायरनमेंट में ले आए, जहां आप और आपका बच्चा बात कर रहे हैं। जैसे कि
आप बच्चे से बात करते हैं, बात करने में भी ये होता है कि बच्चा भागता है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आपने कुछ बोला, किचन में से इधर-उधर निकल जाता है, सर झुकाता है, मोबाइल में झुक जाता है। तो आप उसको बुलाइए अपने तक कैसे बुलाएँगे? वो किस तरह से आता है? एक बच्चा है जिसका एम्पैथी लेवल हाई है, आपने कहा बेटा मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, तो बच्चा चला आएगा आपके पास। या फिर आप कहेंगे कि बेटा ये देखो ज़रा ये वाला मतलब वो है क्या हमारी रिपोर्ट कैसी आई है? वो रिपोर्ट लेके पढ़ेगा। एक बच्चा है वो सोचता है कि बेटा आपको पता है अब्बू जान की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उन्हें? वो वहाँ पर आता है। तो आपने इस पॉइंट पे लाना है कि क्या हुआ? फिर उसके बाद कहना है बेटा एक बात हम आपसे शेयर कर रहे थे, आप उनसे कहेंगे मतलब दोस्ताना माहौल में। देखिए ज़िंदगी में इंसान के बहुत सारी ऐसे मसाइल आते हैं, थोड़ा-सा इमोशनली आपने इन टच कर लिया पहले अपने से, फिर कहा बेटा ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें बहुत परेशानी हो जाती है, कभी-कभी यूँ होता है दोस्तों के झगड़े हैं, द बच्चों की तरफ से होने वाली बुली है, टीचर की तरफ से होने वाला कोई हेटिंग वर्ड है, या आजकल कैंपसेस में, कॉलेज, स्कूल में बहुत अजीब-सा बच्चों के मज़ाक बनाई जाती है, कुछ भी हो, व्हाटएवर आपके साथ चल रहा हो। स्टडी भी आपने नहीं की है, एग्ज़ाम है, इस टेस्ट के लिए जा रही हैं, स्ट्रेस आउट हो गए हैं, बहुत स्ट्रेस आ गया। तो स्ट्रेस आ गया तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है या फिर कोई पहलू-तहली करते हैं, लेकिन उनसे कहें कि कुछ भी हो गया व्हाटएवर, तो आप हमसे वादा करिए कि आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। और वो टेक्निक क्या होगी? हम बताते हैं आपको, साँस रोकिए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके साथ में उनकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जैसे आप कहें कि बेटा मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैं स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए साँस लंबी-लंबी लूँ, तो मैं लंबी सांस ले पा रही हूँ कि जरा सीखें, जरा आप मुझे मॉनिटर करें कि मैं लंबी सांस ले पा रही हूँ क्या? अगर मैं नहीं होल्ड कर पाती हूँ तो फिर आप कहें कि मैं नहीं रोक पा रही हूँ, आप बताइए आप कितनी देर रोक सकते हैं? मैं स्टॉप वॉच लगाकर आपको देखती हूँ। अच्छा, फिर आप इनहेल कर दीजिए। अच्छा, एक्सहेल करिए। अच्छा, आपने वाह, आपका 3 मिनट बढ़ते जा रहा है। मुझे इसी तरह बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने कहा। आप इस तरह से, अब जब आपने उसको ये टेक्निक करवा दी है प्रैक्टिकली, तो आप यकीन करेंगे 1 या 2 करने के बाद ही बच्चे का दिमाग से आधा टेंशन, लेकिन आँखें बंद करवाइए दरमियान में, आधा टेंशन रिलीज़ होता है। फिर उसके बाद वो आपकी मतलब उसको ये भी कहिए कि ये वाली टेक्निक डॉक्टर ने मुझे कहा है कि जब भी कोई स्ट्रेस वाली चीज़ हो जाए, तो ये टेक्निक अकेले में आप कर लीजिए तो आपको रिलैक्स हो जाएगा। ये आपने उसको दे दिया। और जो बच्चे आपके स्टडी की वजह से आपसे मशवरा करते हैं कि मम्मा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा आप हमारी बात सुनेंगे? हम आपको ये वाली टेक्निक सिखाते हैं, आप उन्हें सिखाएँ। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन असल में मुराक़बे को कहते हैं। मुराक़बा दरअसल इंसान का अपनी वर्ल्डली अफेयर या दुनिया के तमाम मादी मसाइल और मादी चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं, हमने घर डेकोर किया, गार्डन खूबसूरत सा लगाया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खुशी होती है इंसान को, किचन साफ हो गया, मेरा काम जल्दी हो गया, तो इसको मतलब ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप अपने आप पर से सोचिए कि इन सब चीज़ों से कट कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वजूद पर फोकस करना, इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की इमोशनल ट्रेनिंग के लिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहला पॉइंट होता है। तो मेडिटेशन, मुराक़बा, मुराक़बा बच्चों को स्कूल में यूँ तो करवाना चाहिए, जैसे कि केरला वगैरह में ज़ुम्बा करवाया जाता है और फिर ब्रेन जिम करवाई जाती है और ब्रेन जिम के बाद मेडिटेशन। तो आप 3 मिनट मेडिटेशन उनको स्कूलों में करवाना चाहिए, लेकिन चूँकि ये लोग उसको भी मज़हब का रंग देकर एक अलग चीज़ बना देते हैं मेडिटेशन, तो इसलिए हम बच्चों को आदत डालें, छोटे-बड़े सभी बच्चों को, बल्कि घर के बुज़ुर्ग को भी, सभी को। आँखें बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने पेशानी के पास पूरा कंसंट्रेशन बनाएँ और एक सन्नाटा तारी हो जाए। सारी आवाज़ें, सब कुछ से अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए। आप लोग कुछ मिनट के लिए ऐसा करके देखिए तो आपको लगेगा कि वाक़ई हमारे अंदर बहुत सारे पैबंद लगाने का काम बाकी है। बहुत सारे रफ़ू करने की जगह हमारे पास है। बहुत सारे सुराख हमारे अपने वजूद में भी हैं। आँखें बंद करके थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन को बढ़ाएँ और अपने पेशानी पे कंसंट्रेट करें, फ़ोकस बनाएँ। और वो फ़ोकस बनाने में एक मतलब एक पहला फ़ोकस ये रहेगा कि आप ब्रीथ कंट्रोल करके करें। दूसरा, आप ब्रीथ को बिल्कुल खाली करके अपने इसको रोक लें, इसको और रोक कर करें। तीसरा होगा कि आप सामने की आवाज़ से डिस्कनेक्ट हो जाएँ और दूर की आवाज़ सुनें, दूर की आवाज़ सुनें। तो ये आपका फ़ोकस होगा। यही आपने बच्चे को करवाना है। अब कैसे करवाते हैं, ये आपके स्मार्टनेस को आपके पूरे कोर्स खत्म होने तक ये आपको मैं
टेक्निक इंशाल्लाह बताने में कामयाब हो जाऊंगी कि अपने बच्चों से ये काम कैसे करवाना है। इतना स्मार्ट तो इंशाल्लाह आप बन जाए। जो लोग इसको प्रैक्टिस में कर रहे हैं वो जरूर बन जाएंगे कि अपने बच्चों से ये कैसे करवाना है। मुझे याद है जब मेरे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे तो नो डाउट कि मैं उनको टेबल पर खाना देते थे, और खाना देते वक्त ये भी, मैं अभी डाइट पर भी आएंगे हम कि कैसी देनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को सामने बिठाकर जैसे ही वो आकर बोला मम्मा हमारा जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो ऐसे हैं, तो मार्क्स सुनने से पहले अच्छा बैठ जाइए, लंबी सांस लीजिए, मम्मा के साथ लीजिए। और वो करते थे बच्चे, मतलब वो इतना रिलैक्स करके फिर अच्छा चले दोनों वॉक पे जाते हैं। फिर हम उनके जो टेंशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाना नॉट ए जोक, आपका बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। और आपके बच्चे को आपसे कनेक्ट होना चाहिए, और आपको कनेक्ट होने की टेक्निक सिखाई जाएगी कम्युनिकेशन की और आपको कनेक्ट होने की। लेकिन आप बच्चे को, छोटा बच्चा अगर हाथ में है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लड़का और लड़की दोनों को मेडिटेशन लाजिमन सिखाएं कि आप कुछ देर के लिए, और उनको 3 4 दिन कहिए, हम 3 दिन बताते हैं क्योंकि हमें भी जो है किसी ने बताया है कि हम इस तरह से फोकस कर सकते हैं अपनी चीजों पर। लड़कियों को इससे होगा ये कि उनके दिमाग में, ये जो टीन एज है, टीन एज में सबसे ज्यादा फ्लो जिस चीज का होता है वो सेक्सुअल अर्जेस का होता है। आई रिपीट, सबसे ज्यादा फ्लो लड़का और लड़की दोनों के दरमियान अपोजिट जेंडर की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगता है, और उनका जो सेक्सुअल अर्जेस का फ्लो जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। और मेडिटेशन, माइंडफुल एक्सरसाइज या आपका मुराकबा, जैसे आपको याद होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में देर तक बैठते, वो नौजवानी की उम्र थी, और बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठकर बहुत देर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अपने दिल, दिमाग और रूह को लगाते, और उसी के साथ पूरे गौर फिक्र करते, पहाड़ों पर घूरते, देखते, खला में देखते, सोचते। यकीन मानिए हमारे बच्चों के, जो अभी टीन एज बच्चे हैं, इनको फितरत के से हमने इतना दूर कर दिया कि ये फितरत के नज़ारों को भी मोबाइल के कैमरे में देखते हैं, रास्त फितरत के नज़ारों को भी नहीं देख पाते। हम वो लोग हैं जो घंटों पानी के पास बैठकर कंकरियां डालकर उसके बनने वाले दायरों को काउंट करते थे। आज हमारे बच्चे जो हैं वो पानी के पास खड़े रह के सेल्फी बना रहे होते हैं, लेकिन उनके दायरों को, इतना फितरत से डिसकनेक्टेड हमारी कम्युनिटी है अभी जो टीनेजर आ रहे हैं। माइंडफुल एक्सरसाइज में आपका लाजिमन ये हो कि अपने बच्चों को, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर ये दे रहे हैं, नीट की तैयारी करें, जेडब्ल्यू मेंस की कर रहे हैं, या 10th का एग्जाम देने वाले हैं, इन्हें आप टाइम जाय मत समझिए। इन्हें आप थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसे आउटिंग एरिया में जरूर ले जाएं जहाँ पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, मिट्टी, मिट्टी के कलर, मिट्टी की खुशबू, पानी का आबशार, पानी की आवाज ये सुने वो, इन्हें ले जाए। मैं, मेरे हस्बैंड जो है हर दिन बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो सवाल पूछते हैं, तो मैं, मेरे हस्बैंड हर दिन, अभी भी हमारा रूटीन है कि घर में कोई भी बंदा कहे कि मेंटल फटीग हो रहा है, तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, दूर पहाड़ी पर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, मिट्टी में हाथ रगड़ते हैं, उन कंकरों से अपने, जो अपने हाथों के एहसासात है उसको महसूस करने देते हैं, पानी के पास कंकरियां फेंकते हैं, दायरे बनाते हैं। कहा जाता है कि ब्रेन का फोकस बनाने के लिए थ्रोइंग बहुत अहम एक्सरसाइज है। बॉल को फेंको, गोल्फ को फेंको, हॉकी से कुछ फेंको, या कंकरियां फेंको, पत्थर फेंको, फेंकने से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। तो हम टीनेजर बच्चे जो इंतहा से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर रुए जमीन पर कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है, जो नेचुरल स्ट्रेस है जिसमें कोई रोल बेचारे मासूम बच्चे का नहीं होता है, वो टीनेज, जो उनका फ्लो खुद ब खुद उनकी बॉडी उन पे स्ट्रेस बनाती है, उनका कोई कोई रोल ही नहीं होता, वो बिगड़े भी नहीं है, वो आपको जवाब भी नहीं दे रहे हैं, वो तो बेचारे अकेले में रो देते हैं कि मैंने मम्मा को क्यों जवाब दिया, मैंने कितना दिल तोड़ा। असलन उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम अपना टेंट्रम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम कंट्रोल खुद पर करें। टीन एजर बहुत एम्पैथी डिमांड करती है, टीन एज बहुत मोहब्बत डिमांड करती है, टीन एज शेल्टर डिमांड करती है कि बेटा तुम हमारे शेल्टर में आपको पनाह मिलेगी, आप परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आपकी एज है ऐसी। तो वहां पर आप मेडिटेशन करवाइए। उसके बाद प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, ये कैसे होता है, लेट जाना है, लेट कर अपने पैरों को, ये खासतौर पे लड़कियों को करवाइएगा, पैरों को बहुत तान देना है, बहुत जोर से, जैसे कि स्ट्रेच करना है बहुत जोर से, और हाथ को भी स्ट्रेच करना है, गर्दन को भी अकड़ा लेना है, मुट्ठियों को भींच लेना है, और अंगूठी को अंदर रख के जोर से दबाना है, फिर स्लोली 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 रिलैक्स। फिर आपने दोबारा उनको कहना है कि बेटा स्ट्रेच करो,
और फिर उसके बाद स्लोली स्लोली, इससे आप अपने बच्चों के सेक्सुअल अर्जेस को रेगुलेट वो कर पाएंगे, एकदम कंट्रोलिंग उन पे पैदा कर पाएंगे, और अपने ब्रेन का वो एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें दूसरी चीजों पे समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, लर्निंग करना है, वो इलास्टिसिटी पैदा कर पाएंगे आप बच्चों में। तो ये ना समझ में आया हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए पहले टेंस करना है, बहुत दबाव डालकर खींच कर, ऐसे जैसे किसी चीज को दबा रहे हो, अंगूठे अंदर करके, हाथों को बंद करके, सीधा लेटकर, पैरों को स्ट्रेच करके, एकदम पैरों को जो हमारे जो टोज है उसको जमीन की तरफ लाकर इतना स्ट्रेचिंग हो, गर्दन अकड़ जाए, शोल्डर अकड़ जाए, पूरा चेस्ट अकड़ जाए, और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 रिलैक्स, फिर दोबारा करना है, फिर सहबारा करना है। इस तरह से बच्चा जो है ये समझ पाएगा कि मैं असल में, देखिए बच्चे ना मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि उनको मजा आ रहा है, बल्कि वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आगे आपको अपने आपके कोर्स कंटेंट में आएगा। वो असलन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कल टेस्ट है, अब टेस्ट का टेंशन बढ़ रहा है, तो उनका दिमाग उनको स्क्रीन की तरफ ले आता है कि चलो जाकर मूवी देखो। उनको स्ट्रेस आता है कि यार मेरे दोस्तों ने मेरी मजाक बनाई थी, लेकिन दबाव बन रहा है दिमाग पर कि कैसी मेरी मजाक बनाई, मैं मार भी नहीं सकता हूँ। तो फिर वो मोबाइल में झुक जाते हैं, घंटों उसको देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं दे पाते, किसी बात का नजर नहीं मिला पाते हैं, तो वो उसमें स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। ऐसे वट एवर मसाइल होते हैं जो बच्चे जो है स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी टेक्निक पर, ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ये कौन सी है? ये वाली टेक्निक्स में आप बच्चों पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों पर, जिसमें आप 7th क्लास से बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपके बच्चे को आपने कहना है कि 5 सेंसेस ट्रेनिंग टेक्निक्स है। इनको क्या करना है, सेंसेस को ऑर्गन, जैसे आंखें बंद करो, आंख खोलो, आँख खोलकर 4-5 चीज कोई देख लो, और फिर आँख बंद करके मुझे बताओ कि कौन सी चीजें आपने देखी है। मैंने फैन देखा है, एसी देखा है, मैंने टेलीविजन देखा है, बेड देखा है, इस तरह से। मतलब 5 चीजों को आपने आंखें खोल के देखना है, फिर बंद कर लेना है, और फिर आपने मुझे बताना है कि कौन सी है। और 5 चीजें ऐसी हैं जो टच के एतबार से आपने टच करनी है, और उनके फील को बयान करना है। जैसे मैंने मोबाइल पे हाथ रखा तो ये ठंडा है, बॉटल पे हाथ रखा तो ये भी ठंडा है, टॉवेल पे हाथ रखा तो ये ठंडा नहीं है, ये खुरदुरा है, ये मतलब खुरदुरा सा है। बेड पे हाथ फैलाया तो ये सॉफ्ट है। इस तरह के 5 टच करें, और पांचों फीलिंग्स आप मुझे बताएं कि किस तरह के टेक्सचर्स हैं इनके। उसके बाद उसके बाद आपने उनके मतलब जो है इसकी वो लेनी है, मतलब आपके समाज की, यानी कि आप उनके सुनने की, उनकी लिसनिंग पावर की, कि आंखें बंद करिए, दूर की आवाजें सुने, और 5 कोई आवाजें कैच करके बताएं कौन सी। कहीं दूर कोई बच्चा रोया होगा, कहीं एक कोई गाड़ी का हॉर्न बजा होगा, किसी माँ ने किसी पर चिल्लाया होगा, या किसी बर्तन के गिरने की आवाज, कोई भी 5 आवाजें आपको मतलब क्या करनी है, कैच करनी है, और 5 आवाजें कैच करनी है, और पांचों आवाज को कैच करके आपने हमें बतानी है। और उनको 3 मिनट दीजिए कि आपको आंखें बंद करनी है, दूर की आवाजें सुननी है, नजदीक की नहीं। घड़ी की टिक टिक हुई होगी, कहीं नल का पानी ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा होगा, कहीं पर कोई चूहा आवाज कर रहा होगा, कुछ भी, कोई भी आवाज कैच करनी है आपने, और वो कैच की गई आवाज को बोलना है कि मैंने ये आवाज सुनी, वो आवाज सुनी। और साथ में आप भी आंख बंद कर ले कि क्या वाकई वो आवाजें आप भी सुन रही है जो वो सुन रहा है। अगर आपका भी स्ट्रेस लेवल हाई है तो पता चलेगा कि नहीं, वो सुन रहा है लेकिन आप नहीं। मैं एक मरतबा एक थेरेपी करवा रही थी स्टूडेंट को, मैंने उनसे कहा कि यही वाली थेरेपी, मैंने कहा कि आप जो है मुझे आवाजें दूर की बताएं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, जबकि मुझे अलार्म या घड़ी के टिक टिक की आवाज आ रही थी, उसको आवाज नहीं आ रही। स्ट्रेस लेवल उसका इतना हाई था, इतना मेंटल फोक था उसका। फिर मैंने लेवल पता कर लिया कि मेंटल फोक हाई लेवल का है, तो फिर मैंने दूसरी टेक्निक अप्लाई किया। फिर उसके बाद भी उसका फोकस नहीं बन रहा था, तो मैंने उसको फोकस बनाने के लिए दिया, और उसको फिर जिम वो किया कि आपको वर्कआउट कंपलसरी करना पड़ेगा, ब्रेन की हालत बहुत वर्स्ट है। फिर नाक से आप कहिए कि आप बेटा यहाँ बैठे हुए हैं, दूध जल रहा है लेकिन आपको खुशबू नहीं आई है, गोश्त जल रहा है आपको बू नहीं आई है, वो बू नहीं आई है नहीं, बच्चे का फोकस भी नहीं है, और दूसरी बात बच्चे का ब्रेन फोक इतना ज्यादा है कि वो रील में घुसा हुआ है।
वो गेम में बैठा हुआ है, वो जला हुआ दूध भी और जले हुए गोश्त की बू नहीं सूंघ सकता। ये आपके लिए सिग्नल है कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रेस आउट है और आपकी उसको जरूरत है। तो आप उसको जो है स्मेल की बताइए कि आपको, मैं आंख बंद करिए, मैं जो चीज सूंघा रही हूँ सूंघ कर आप बताइए क्या है। आप उसको हींग सूंघाइए, आप उसको कोई तेल ऑयल सूंघाइए, आप उसको कोई सब्जी सूंघाइए और कहिए बताओ ये किसकी स्मेल है। और ऐसे टच की के आप आंखें बंद करिए और टच बताइए कि कौन सी चीज आपने जबान पर, मैंने आपके सौंफ का दाना डाला है या फिर क्या डाला है। वो देखकर आप टेस्ट बर्ड्स को की एक्सरसाइज, ये पांचों सेंसेस की एक्सरसाइज करने से ब्रेन के वो सिग्नल जो हमारे बचपन में जो 3 साल की उम्र में हमने एक्टिवेट किए थे, इनके पांचों सेंसेस के जरिए से, वही पांचों सेंस के जरिए से एक्टिवेट होने वाले न्यूरॉन रीवायर होते हैं स्ट्रेस के हालत को कम करने में। रीवायर होना, रिकनेक्ट होते हैं। और फिर बच्चे का मेंटल फोक कम होना शुरू हो जाता है। मेंटल फोक को करने के लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स होती हैं, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, नेचर से एसोसिएट करना, साथ में बहुत वो करना, स्टफ करना और फिर रिलैक्स छोड़ना पूरे बॉडी पार्ट्स को। और ये साथ में ये वाले टेक्निक्स यानी कि 5 सेंसेस के टेस्ट लेना। और ये टेस्ट आप गेम के थ्रू ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ सब मिलकर बैठ कर ले सकती हैं, या फिर आप चैलेंज बनाकर ले सकते हैं कि मैं तो ये कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, मुझे पता है नहीं कर सकते, इनको देखो मेरा बेटा कितना अच्छा कर सकता है, बेटा बताइए आप कर सकते हैं। इस तरह दादी अम्मा आप बताइए आप कर पा रही हैं, आप चेक कर रही हैं, आप जरा जलेबी का टुकड़ा डालिए, आप बताइए टेस्ट कर पा रही हैं, आप इसको डालिए ये टेस्ट कर पा रही हैं। इस तरह कुछ ना कुछ आप अलग अलग तरीके से टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये वो बच्चे अप्लाई करेंगे आपके, वो बच्चे जिन बच्चों को आपने स्टडीज पर एग्री किया हुआ है कि बेटा आपको स्टडी करनी है, जी हमको स्टडी करनी है। याद रखिए जब आप बच्चे का एडमिशन करवाते हैं नया नया, तो बच्चे मतलब बहुत मुझे अजीब सा लगता है जब मैं काउंसलिंग में, जब बच्चे आते हैं ना काउंसलिंग के, दो दो तीन तीन मरतबा नीट देने के बाद भी अपना बच्चा जो है वो नहीं कर पाता है, मतलब नहीं खुद स्कोर कर पाता और बहुत परेशान होकर कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप से निगाह नहीं मिला पा रहा हूँ। तो मैं अक्सर उनसे कहती हूँ कि काश, दिल में कहती हूँ काश इनके माँ बाप ने डे वन से इनको कांटेक्ट में रखा होता। डे वन से शुरू क्या होता है, टीचर बताता है आपको कि आपका बच्चा टॉपर है क्लास का और अच्छे स्कोर करता है मार्क्स, तो फिर उसके टीचर जो कहते हैं बेटा तुम मेडिकल में जा सकते हो, बेटा तुम JEE एडवांस में जा सकते हो, फिर तो बस बहुत ही बड़ी बात है। अब बेचारा वो रिजल्ट इंजॉय करता था बहुत अच्छे से। मैंने अपने क्लाइंट स्टूडेंट से भी कहा ये बात, तो वो रोने लगी धाड़े मार मार कर। उसने कहा कि मैं, मेरे साथ यही हुआ है, बहुत अच्छा इंजॉय करता था कि मैं फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ। अचानक आपने देखा कि बेचारा बच्चा दौड़ में अच्छा है, तो आपने उसको नेशनल हाई हाई जंप में भेज दिया, नेशनल लेवल पर हाई जंप में। वो घर में कूदता अच्छा था, आपने उसको और कूद कर खुश होता था ताया चाचा के बच्चों में कि मैं सबसे अच्छा कूदता हूँ। तो आपने कहा नहीं, अब तुम कूदते अच्छा हो तो नेशनल इसमें जाओ, और नेशनल में भेज दिया उसको जंप करवाने के लिए। अब बेचारा वहां जाएगा तो वहां पे सबसे पीछे है, यहाँ तो सबसे आगे था। और उसके ब्रेन में उसको जो आगे रहने का डोपामिन रिलीज होता था, अब वहां जाकर कार्टिसोल बन गया। वहां पर जाकर उसको एकदम फ्रस्ट्रेटेड हार्मोन्स जाने लगे और उसको छोड़ दिया मजदहार में। और फिर ये कि पहला हफ्ता अच्छा, दूसरा हफ्ता, और तीसरे हफ्ते से उसको मालूम हुआ कि जब टेस्ट ले रहे हैं तो बर्डन तो बहुत है। छोटा सा कंसेप्ट पढ़ता था स्कूल में, अब ये और अचीव करता था, अब वहां जाके इतना। हमेशा याद रखिए सक्सेस को छोटा छोटा डाइल्यूट फॉर्म में लेना चाहिए। जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को JEE मेंस एडवांस में डालें और मुझसे भी पूछते हैं, तो उनके लिए सवाल है, मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को 7th क्लास के स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई। 7th क्लास के बाद 8th क्लास में और 7th क्लास में ओलंपियाड के छोटे छोटे एग्जाम दिलाए साइड बाय साइड। उसके बाद डाइट वालों के पास 8th क्लास में डाइट के एक प्रोफेसर जोशी सर थे, उनसे कॉम्पिटिटिव स्कूल के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर सॉल्व करना, उनके साथ में बैठकर बच्चा पेपर सॉल्व करे ओनली, ये सिस्टम उनका 1 साल तक चलता रहा। उसके अलावा मैथमेटिक्स को जबानी रेगुलेट करने, मेमोरी को एडवांस करने के लिए उनको एबेकस करवाया, वैदिक मैथ एबेकस करवाया। उसके बाद 9th में जब वो आया, तो 9th में आने के बाद उसको जो है उसका वो होता है कोर्स इनका, मतलब फाउंडेशन कोर्स होता है। तो वो फाउंडेशन कोर्स स्कूल के साथ साथ करवाया। फाउंडेशन में उनकी हालत ये थी कि वो MSc और BSc के क्वेश्चन सॉल्व करते थे फाउंडेशन में।
फिर फाउंडेशन के बाद वो 9 के बाद वो 10th में गए हैं, तो 10th के भी हमने कहा कि परसेंटेज रिलेटेड भी जैसे बनाना है बनाए, लेकिन आप अपने फाउंडेशन पे फोकस करें। 8 9 10 से आपका मंसूबा है, तभी जाके आप कॉम्पिटिटिव में विदाउट किसी रिपीटेशन के आप अपने बच्चे को स्टैंड कर पाते हैं। नहीं कर सकते मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ तख्ते मश्क उसको 10th के बाद मत बनाइए। 10th में अच्छा स्कोर आ गया बेटा तुम कर सकते हो, 8 से बेस मजबूत करनी पड़ती है, और 8 क्लास पे पूरा रिलाय स्कूल के सिलेबस पे नहीं किया जाता। उसको करने के लिए ये टेक्निक सिखाई जाती है। वो टेक्निक क्या होती है, ये मैंने भी अप्लाई किया अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्कोर भी किया और मतलब एलिजिबल भी नहीं हुआ। ये है पोमोडोरो टेक्निक, ये बहुत अच्छी है। एक अच्छी अंडरस्टैंडेबल माँ, मैं तो चाहती हूँ उम्मत की हर माँ, मुसलमान उम्मत की हर माँ इतनी कैपेबल हो कि अपने बच्चे को मदद कर पाए। ये माँ से ही सुनेंगे बच्चे। एक टास्क चुन लेना, छोटा छोटा डाइजेस्ट करना सिखाना। खाना आप हेल्दी खाना पूरा के पूरा सलाद मुंह में नहीं उंडल देते, थोड़ा थोड़ा खा के चबाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी बढ़ाते हैं। जब आप बच्चे से कहते हैं कि बेटा पढ़ने बैठो, तो ये एक जहरीला लफ्ज है जो उसको इंजेक्ट करता है और उसको बर्बाद कर देता है। पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो का मतलब ये होता है जैसे कि उसका जो मतलब स्ट्रेस है वो इतना हाई होता है। जैसे कि अगर शोहर कहे कि तुम्हारे अब्बू ने अच्छा जहेज नहीं दिया, तुम्हारे अब्बू के अंदर तो ये कैपेसिटी ही नहीं है कि कुछ दे दे, तो कितना जहरीला चुभेगा ना। बस पढ़ने बैठो वैसे ही चुभता है। आप कभी बच्चे को ये मत कहिए पढ़ने बैठो। आइए हम बताते हैं कि कैसे पढ़ाई को बाइफरगेट करते हैं, कैसे पढ़ाई को चंक करते हैं, कैसे टुकड़े टुकड़े बनाते हैं, कैसे छोटा छोटा बनाते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। पहले बेटा आपका, आपको क्या पढ़ना है टेस्ट का आप बताइए। अपना टाइम देना पड़ता है बच्चे को, और वो अगर आपने फिफ्थ में दे दिया तो सेवन्थ एट में बच्चा कैपेबल हो जाता है, ये टेक्निक सीख लेता है। आपने सिक्स्थ में दे दिया तो सेवन्थ एट में खुद कर लेता है, आपने एट में दे दिया तो कर लेता है, नाइन्थ में दे दिया तो कर लेता है, टेंथ में दे दिया तो फिर टेंथ से कर। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। आपने जिस दिन उसको सिखा दिया उसके बाद बच्चा खुद रेगुलेट हो जाता है, खुद करना सीख लेता है। वो अपने इमोशंस को, अपने प्लान को, सबको रेगुलेट करना सीख लेता है कि कितना गर्म होना है मुझे, कितनी हीट देनी है, कितना अपने ब्रेन को तैयार करना है, वो सब चीजें सीख लेता है। और ये ऑटोमेट उसके ब्रेन के अंदर फीडअप हो जाता है और वो खुद से करना शुरू करता है, फिर नहीं पढ़ाना पड़ता। मैं चूंकि बच्चे को फोर्थ फिफ्थ में सिखाती हूँ, पहले उससे पहले नहीं। उससे पहले वो रैंडम स्टडी करे, बहुत खेले बहुत खेले, फर्स्ट में भी खेले, सेकंड में भी खेले, थर्ड में भी खेले। टीचर कहे कि अच्छा पढ़ सकता है, मगर रिजल्ट बोला टीचर ने उसके ना कि ये बहुत अच्छी टॉकिंग करता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन ये अगर लिखने पे फोकस करे, मैं बनाती ही नहीं हूँ फोकस, तो क्यों करे वो लिखने में। आप लोग उसको चाहते हैं बचपन में ही मार मार के लिखा दे, नहीं, लिखाना ही नहीं चाहिए। बच्चा खुद से लिखते लिखा लिखा नहीं लिखा छोड़ दीजिए, बस आप उसको मार्जिन दीजिए। खेलना चाहते हो खेलो, पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आ जाओ थोड़ा सा मिलकर पढ़ लेते हैं, बस छोटा सा। मतलब लर्निंग में कोई एक नई चीज आज याद हो जाए, इतना टास्क रखना छोटा सा। अब फिर उसके बाद आपने फोर्थ फिफ्थ में जाने के बाद ये टेक्निक सिखानी है, या फिर आप 10वीं में होश आ रहा है, अभी अभी है तो अभी सिखा दीजिए। आपने कहा कि बेटा क्या टेस्ट है, अच्छा ये टेस्ट है, कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मामा हमको जो है ये चैप्टर पढ़ना है, फुला चैप्टर को आंखें बंद करके रिकॉल करें। आप पढ़ लीजिए, या आपको उसकी नॉलेज ना हो तो आप जाकर चैट जीपीटी से पूछ लीजिए और वो नॉलेज ले लीजिए। लेने के बाद बोलिए बेटा आपको हिस्टोरिकल प्लेस में ये पढ़ना है, या आपको मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ना है, कोई विचंग कैसे करना है, यानी आपने पहले उसको चूज करना है टास्क, कि मुझे, बच्चे ने खुद चूज करना है कि हमारा एसएसडी का पेपर है और उसमें हमें इकोनॉमिक कंडीशन पूछी जाएगी, भारत की इकोनॉमी पहले कैसी थी और अब कैसी थी। तो पहले आप चूज कर लें कि इकोनॉमी क्या कहते हैं, और फिर उस पर सवाल फ्रेम कर लें। सवाल फ्रेम क्या करें, एक भारत की इकोनॉमी, यानी आप उसके निकात निकालें, सिनॉप्सिस। भारत की इकोनॉमी, इकोनॉमी उसमें क्या थी, जीडीपी, जीडीपी किसे कहते हैं, और इकोनॉमी लेवल कैसे हाई होता है, कैसे रेगुलेट होता है अवाम में, अवाम की इकोनॉमी, और हमारी इसकी कैसे टैक्सेस के जरिए से अंदाजा की जाती है, और पे कैपेसिटी कैसे जज की जाती है। ये 6 नुकात है। इन 6 नुकात पर आपने क्या करना है, 6 नुकात पर गौर से सोचना है। सोच कर इस पर जो भी हो, आपने सोच कर इस पर टाइम लगा दीजिए। 25 मिनट हम आपको टाइम दे रहे हैं, 25 मिनट इस पर सोच लीजिए। पहले क्वेश्चन पे सोचिए, दूसरे क्वेश्चन पे सोचिए, किताब हटा दीजिए। किताब हटाएंगे तो उसको बल्क क्वांटिटी में बहुत बड़ा टास्क लगेगा, यार कितना बड़ा पढ़ना है,
एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं। बस आपने चंक करके इतना बोल दिया। 25 मिनट में आप इस पे सोच लीजिए पहले एक क्वेश्चन पर कि किसे कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, ये भारत की इकोनॉमी किसे कहते हैं, कैसे रन होती है, कैसे चलती है, किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट कौन होती है। अगर बच्चों को ना पढ़ाया जाए तो बच्चे मुझे कहते हैं कि मैं तो मतलब हमारे कॉलेज के बच्चे कहते हैं मैम 10th तक तो हम गवर्नमेंट को एक आदमी समझते थे। सोचो ये हाल है अपने बच्चों का। इस तरह का समझाया जाता है क्लास में। 25 मिनट उनको दीजिए। 25 मिनट के बाद क्या करिए, 25 मिनट के बाद उनको बोलिए कि आप 25 मिनट दीजिए और उनको बोलिए फोकस बनाइए इस पर विदाउट डिस्ट्रक्शन। यानी आप सिर्फ इन्हीं नुकात पर सोचेंगे और इन नुकात पर सोचने के लिए आप अगर चैट जीपीटी से निकाल रहे नॉलेज दे रहे हैं उनको, तो आप निकाल कर खुद उनको देंगे कि बेटा हमने आपको दिया, आप पढ़ लीजिए उसको। और जब वो पढ़ लेगा तो पढ़ने के बाद 25 मिनट के बाद उनसे कहिए कि चलो हम मिलकर एक वो खेलते हैं, ऐसे हाथ लगाकर राज देते ना, ऐसे ऐसे क्लैप करके, ये कि आप बचाइए हम मारेंगे आपको इस तरह से, या फिर हम आपके पीठ पर एक निशान बना रहे हैं, आप बताइए क्या बना रहे हैं, हमने एक दायरा बनाया वो रखा। 5 मिनट का पॉज। चलो एक हम पॉपकॉर्न बनाकर देती हूँ, चाय पी लेती है, कॉफी पी लेती है, ये चलिए हम आपके लिए ये देते हैं, ये खिला देते हैं आपको, ये देते हैं, या फिर आप एक दौड़ लगा कर आइए। 5 मिनट का ब्रेक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने कहना है अब आप दूसरा टास्क लीजिए। दूसरा टास्क कौन सा है, जीडीपी किसे कहते हैं, इकोनॉमी से एसोसिएट है लेकिन एक अलग कंसेप्ट है। जीडीपी कैसे डिसाइड होगा, तो वो जो ग्रोथ ग्रोथ रेट जो है ना, ग्रॉस रेट उसका कैसे डिसाइड होगा, ये आप उसको टास्क देकर कहिए अब 25 मिनट आपको इस पे सोचना है। और आपने एक चैप्टर में से 5 अलग अलग टॉपिक निकाला था, एक ही चैप्टर को एसोसिएट करते हुए। एक जगह निकाला जीडीपी निकाला और इकोनॉमी निकाला, जीडीपी निकाला, अब निकाला टैक्सेस, और फिर दूसरे वाले इसमें फिर 5 मिनट का ब्रेक दिया। ऐसा करते करते आपने, और आप साथ में इन्वॉल्व है उनके। एक टास्क 25 मिनट उसको एंगेज करना, 5 मिनट का ब्रेक देना, फिर नया टास्क रिफ्रेम करना, फिर 25 मिनट टाइम सेट करना, ऐसे 4 टास्क दीजिए। अब 4 टास्क देने के बाद आपने क्या करना है, आपने पहले उसको 4 टास्क दे दिया, मतलब कितने राउंड्स हो गए, ये 4 राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए। अब 4 राउंड के बाद आपने क्या करना है, अब 4 राउंड के बाद 30 मिनट आपने उसी पर क्वेश्चन पूछना है। मतलब आपने पहले 4 राउंड, 25 मिनट का एक राउंड हो गया, फिर 5 मिनट का वक्फा, फिर 25 मिनट का एक राउंड जिस पर उसने खालिस फोकस बनाया और खुद स्टडी किया सेल्फ, फिर 5 मिनट का वक्फा, फिर 25 मिनट उसने सेल्फ किया, 5 मिनट का वक्फा, 25 मिनट सेल्फ किया, फिर 5 मिनट का वक्फा। फिर उसके बाद आपने 4 हो जाने के बाद 30 मिनट का लंबा वक्फा देना है कि अब खेलने जाए। अच्छा हम खेलने जाए, खेलने जाए। अच्छा आप खेलने जाइए, या फिर आपको कुछ देखना है तो देख लीजिए, आप मोबाइल अलाउ कर रही है तो आप कहिए कि कुछ देख लीजिए। वो हो जाने के बाद फिर बुलाइए उसे, और फिर बुलाने के बाद आप उस पर वो जो अलग अलग टास्क दिया था उस पर क्वेश्चंस कीजिए और कहिए कि हाँ, तो आप बस सुपरफिशियल क्वेश्चन कीजिए, बहुत सुपरफिशियल, कि अच्छा बताइए कि किसे कहते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे रन होती है, दूसरा जीडीपी किसे कहते हैं, तीसरा जीएसटी और टैक्सेस कैसे होते हैं जो अवाम पे करती है, और अवाम का पैसा अवाम पे खर्च कैसे होता है। ये 5 टास्क पे आपने अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया। और वो कैसे पूछा, किचन में खड़े रहकर, खेलते खेलते, बातें करते करते। फिर वो बोला मैं भूल गया, भूल रहे हैं बच्चे क्योंकि आजकल स्क्रीन यूजर हो गया तो भूल रहे हैं, तो कोई बात नहीं अभी कॉल करा देंगे, आप पहले बताइए तो सही। फिर अच्छा ठीक है, आंख बंद करके फोकस करके याद करिए वो 25 मिनट को, जब आपने वो 25 मिनट टाइम स्पेंड किया था, उसको रिकॉल कराइए कि बुक के उस पेज पर वो जुमला था, उसको वो याद करवाने की कोशिश करिए। उसके बाद ये है पोमोडोरो टेक्निक, ये आपके लिए भी फायदेमंद है, ये बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। पहली मर्तबा ये जब हम भी आर्टिकल लिखते हैं, जैसे मुझे पूछते हैं कि इतनी मसरूफियत के बीच आप आर्टिकल कैसे लिख लेती हो, तो मैं कहती हूँ 25 मिनट फोकस करके। अब हम कैसे फोकस करते हैं, रोटी बना रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, या फिर मैं जो है रोटी बनाने का टाइम बिल्कुल ऐसे होता है जो बिल्कुल फ्री होता है, हालांकि रोटी बनाने का रोज का काम नहीं होता, लेकिन हम जब नाश्ते की रोटी बना रहे हूँ या किचन में खड़े रह के सब्जियां काट रहे हूँ या मैं फली छील रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उस वक्त मैं उसी पर सोचती हूँ कि मेंटल हेल्थ के ये इश्यूज आते हैं, तो खवातीन को ये इश्यूज में ये मसला होता है, इस चीज को इन्होंने ये कहा था, इस पर इनका ये एक थॉट था जो हमने पढ़ा था, और अभी मजीद नए थॉट्स क्या आए हैं। एक मतलब मोबाइल पे सर्च कर लिया, पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद मोबाइल को फिर उल्टा कर दिया, फिर सब्जी काटते हुए इसको सोचा, 25 से 30 मिनट फोकस बनाया,
फिर दिन भर खुद को मनाया कि अब लिखूंगी, जब लिखूंगी, अब लिखूंगी। किस वक्त टाइम मिलेगा मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जिस वक्त मिलेगा सब डिले कर दूंगी, यानी फोन बंद, डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दूंगी। उसके अलावा बच्चों से भी बता दूंगी सब पे, और फिर टाइप करना शुरू करूंगी और आर्टिकल तैयार हो जाएगा। 25 मिनट फोकस टाइम इतना जरूरी होता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि मैम फोकस ही नहीं हो पाता, तो मैं फोकस के लिए एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, जब आपको वो वीडियो अपने बच्चों को दिखाकर उस पर फोकस करवाना है। हाँ, अब आ जाइए उस चीज पर जो आपका सवाल का जवाब है कि बच्चे फिजिकल काम नहीं करते, फोकस नहीं बन पाता। असल में क्वालिटी स्लिप और बैलेंस डाइट, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप जो है बिरयानी बनाकर रख दें और बच्चे दिन भर बिरयानी खाएं, तो डेफिनेटली आपका बच्चा फोकस नहीं बना पाएगा। एक बात याद रखें, बहुत पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं अपने बच्चों के डाइट पर काम करती थी, उस वक्त मेरी अम्मी ने मुझसे एक बात कही, और वो ये कहा था कि कच्चा अंडा 2.5 घंटे में, 1 घंटे में हजम हो जाएगा बच्चे को, अगर दूध में मैश करके दो। ये 1 साल के बच्चे को अगर बॉईल करके दो तो 1 घंटे में, 2.5 घंटे में हजम होगा, और अगर फ्राइड करके देंगे तो 4 घंटे में हजम होगा। तो प्रेफरेंस दीजिए कि बॉईल बॉईल एक दें या फिर डीप फ्राई ना करें, बहुत हल्का सा फ्राई करके जस्ट लाइक बॉईल ही दिखाई दे उसको, इस तरह का आप बच्चे को दें, ऑयल हल्का सा लगा कर, ताकि बच्चे को हाजमा अच्छा हो जाए। याद रखिए कि बच्चा छोटा सा है, ये पैर हाथ पैर हिलाता है, और ये खुद ही से इसका निजाम है, हमारी तरह वर्क नहीं करता कि वॉक करना जरूरी है, इसका खुद से होता है, हाथ पैर मारता है। इसलिए अब मुझे जब बच्चे स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने मुझे कहा था कि हमारी कोचिंग में ये बात कही गई है कि आप जो नट्स खा रहे हैं, नट्स को हजम करने के लिए आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। आप अगर ये खा रहे हैं तो इसके लिए मैदे की चीज, अगर पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो आपके बच्चे का हाजमा ऐसा होता ही नहीं है। स्टडी करते वक्त दो चीजें हैं जो बुनियादी तौर पे आपको याद रखनी चाहिए। एक है ब्लड सर्कुलेशन, जब आप खाना खाते हैं तो मैदे की तरफ पूरा ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है और वो डाइजेशन में अपना टाइम लगाता है। अगर आपने ऐसी ग़िज़ाएं खाई जो जल्दी हजम हो जाती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां से फ्लो होकर फिर ब्रेन की तरफ जाता है, पूरा फ्लो ब्रेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अगर आपने मैदे मैदे से बनी हुई कोई चीज खाई है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा आटा जिससे लेट हजम होता है, या आपने बहुत ऑयली खाना खा लिया या डीप फ्राइड कोई चीज खा ली है, तो उसको मतलब उतनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए जितनी एनर्जी ब्लड को चाहिए, तो वो 3 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे में आपका हाजमे को खत्म करके फ्री होगा, तो आपका ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जाएगा। मैं शायद ये बात समझा पाई हूँ आपको। इसीलिए आप जो है बहुत लाइट ग़िज़ाएं, जो बच्चे इनके कोचिंग में इन्हें समझाया था, तब से भी मैंने इस पर सोचना शुरू किया। जब ये नए नए स्टडी कर रहे थे तो वहाँ बताया था कि आप ऐसी ग़िज़ाएं खाएं, जैसे कि मैं इनके टेबल पे चूड़ा रख देती हूँ, तो इन्होंने कहा कि नहीं मम्मा, चूड़े के बजाय हमें फुटाने खाने के लिए कहा गया है, भुने हुए चने, ताकि हम जो है ये बहुत कम जल्दी हजम होते हैं और बहुत देर तक पेट में रहते हैं, भूख फील नहीं करवाते। और अगर हमने भूख को फील किया और बार बार खाने के लिए हम उठे, तो फिर हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना एंगेज रहेगा कि ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं आएगा। तो आप अपने बच्चे की इस डाइट पर भी, चिप्स उनको खाने मत दीजिए, डाइट पर इस बात का ख्याल रखिए कि कोई ऐसी सॉलिड चीज जो लेट हजम होती है वो बच्चे को बहुत ज्यादा, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाले हैं तकरीबन 40-45 डाइट प्लान के, कि कौन सी चीज कितने घंटे में हजम होती है, कितना मिनट लेती है, दालें कब होती है, चावल कब होती है। मैं इंशाल्लाह, आप मुझे आपका जो पेरेंटिंग सेशन वालों का ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगी, तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। पीपीटी बना लूँ पहले, मैं उसको मैंने निकाला था लेकिन पीपीटी बनाया नहीं, बनाकर डाल दूंगी। तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होती है, जिसमें मैंने आपसे तीनों चीजें कही हैं। एक कार्ब्स है, दूसरा प्रोटीन है, लीन प्रोटीन और उसके अलावा है फैट। कार्ब्स में आप चपाती खा रहे हैं, 2 चपाती फिक्स कर लीजिए कि सुबह में 2 चपाती, थोड़े से राइस आपने लिया। उसके अलावा भी कार्ब्स होता है, जिन सब्जियों में, वो सब्जियां आपने ली, ग्रीन सब्जियां, और ये चीजें बच्चों की डाइट में लाजमन शामिल रखें। उसके अलावा फिश बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, अच्छा सोर्स है फिश का। हफ्ते में 1 मरतबा फिश है, प्रॉन्स है, ये बच्चों को खिलाएं। और चिकन है, चिकन दें। बॉइल एक, 2 सुबह और 1 शाम में, रोजाना आपके बच्चों की इंटेक में लाजिमन रहना चाहिए। उतने प्रोटीन की उनको जरूरत होती है। प्रोटीन का फॉर्मूला है
कि अगर आपकी हाइट जो है 5.5 है और आपका जो वेट है 60 है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए और एक अंडे में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इस तरह से मेजर करने का हमारे पास मशीन है बाकायदा, बच्चों को मेजर करते हैं कि इसमें इतना प्रोटीन है और बच्चे उसी लिहाज से इंटेक लेते हैं कि 11 ग्राम 2 ले लिया, 22 हो गए, फिर 11 एक रात में ले लिया, तो ये 33 हो गए। अब 33 के ऊपर से 30 बच रहे हैं, 30 को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? 30 को मैनेज करने के लिए दालों में कितना प्रोटीन हमने लिया है? अच्छा, दिन भर दालें ये खाई हैं, नट्स हमने खाए हैं। तो जैसे कि प्री वर्कआउट में यानी कि जिम जाने और खेलने जाने से पहले एक अखरोट, 4 बादाम भीगी हुई और हाफ कप दूध ये पी लेते हैं, तो तब वर्कआउट करते हैं। तो इसमें भी 2 नट्स इस्तेमाल किए, उन 2 नट्स में आपको प्रोटीन चला गया। पीनट्स की आपने चटनी खा ली या फिर आपने मतलब ये मूंगफली को इसमें खा लिया या पोहे में डाल दिया या उपमे में डाल दिया, तो वो पीनट्स जितने ग्राम गए हैं वो भी प्रोटीन आपके पास चला गया। ऑयल का कंसेप्ट ये है, इतना प्रोटीन तो आप डेली मेंटेन करने के लिए डेली 3 अंडों का प्रोटीन कंपलसरी कर दीजिए। 3 अंडे बॉइल एक ले लें, एक वाइट, और बच्चे तो हैं तो उसमें वो भी लें साथ में, क्योंकि ब्रेन के लिए गुड फैट बहुत ज़रूरी होता है। जो योग है, बड़े जो है योग निकाल लेते हैं, बच्चे खा सकते हैं, बच्चे ले लें। उसके अलावा दूसरा आपने मतलब ये कि घी में थोड़ा सा घी, एक टीस्पून जो है उसमें हाफ चम्मच वो घी या तो पराठे पे लगा लीजिए या फिर बच्चे को अलग से खाने के लिए दूध में ड्रॉप्स डाल के आप दे दें। लेकिन डेली इंटेक में जो टीस्पून है उसका हाफ, उतना आपका जमा हुआ घी होता है उसका हाफ आपने लेकर ये देखना है कि इतना घी आपने लिया, ये वाला डेली बच्चे को जाए। दूसरा आपने दूसरी बात प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए। कार्ब्स में शादी में जा रहे हैं, फुल खाने खा कर आ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमारा बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है। मैं तो देखते ही बोल देती हूँ कि ये अम्मा अब्बा की ख्वाहिश तो हो सकती है, बच्चे का कोई प्लान नहीं है। बेचारे मासूम बच्चे को क्या पता कि हम जो है कहाँ मार खा रहे हैं, कहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप ने खाने में बेटा ये खाओ वो खाओ इतना ठुसा दिया है कि बच्चे का जो पेट है वही इंगेज हो गया। अब वो पूरा मैदा ही वर्क कर रहा है, वहीं ब्लड जा रहा है, तो कैसे ब्रेन की तरफ जाएगा? तो बड़ी बैलेंस डाइट पर काम करेंगे तो खुद ब खुद पढ़ेगा बच्चा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बच्चा खुद पढ़ेगा। क्योंकि जब जो मैदा फारिग हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन से, तो वो पूरा फ्लो ब्रेन की तरफ देता है, और ब्रेन में जब देता है तो पूरे फ्लो के साथ बच्चे ने खेला भी, मतलब बहुत ऑक्सीजन फ्लो भी गया, अब ब्लड फ्लो भी आ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? अल्टीमेटली उसका दिमाग लर्निंग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और वो लर्न करेगा, चीज़ों को सीखेगा। और फिर सीखने के लिए वो स्कूल की चीज़ों को भी कह रहे भाई आज तो टेस्ट है हमारा, खुद से पढ़ेगा। जब है ना, बहुत अच्छा ये एक जो मैंने फार्मूला कहा, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। आपने बॉडी में साउंड रखा तो खुद ब खुद बॉडी की साउंड तवाना, बॉडी में दिमाग तवाना होता है। और वो साउंड माइंड कभी भी वल्गैरिटी की तरफ और टाइम ज़ाय करने, प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ नहीं जाता है, दुनिया में करने वाले तामीरी काम की तरफ चला आता है, खुद ब खुद आता है। इसीलिए बच्चे को साउंड बॉडी रखने के लिए आप डाइट पर बहुत तवज्जो दें और घर में ये बनाएं, बच्चे से भी कहें कि बेटा आप जो है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल वगैरह भी, तो आपको सोने से पहले 1.5 घंटे 7 बजे खाना खत्म करवा दीजिए, 7 से 8 बजे इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप अगर उसको करते हैं तो 7-8 बजे खाना खत्म करवा दीजिए और 2 घंटे पहले मोबाइल ऑफ करवा दीजिए, वाईफाई ऑफ कर दीजिए और आप मोबाइल कमरे से बाहर रखवा दीजिए, अंदर जाइए और आंखें बंद करके सो जाइए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे जो दे रहे हैं, इसलिए मैंने ओपन लिंक किया था कि बहुत आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लीजिए कि मुझे एक लम्हा फ्री टाइम नहीं मिल रहा, इतनी इतनी ज़्यादा काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस आउट कर दिया पेरेंट्स ने। तो यहाँ पर एक बात ये होगी कि नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आने की मैं टेक्निक, मैंने डाइट चार्ट यहाँ दे दिया आपको, बैलेंस डाइट चार्ट यहाँ पर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी तो मिल जाएगा, बहुत अवेलेबल है चीज़ें ये सारी और मिल भी जाता है कि कौन सी आपको डाइट लेना है, ब्रेन के लिए खास तौर पे कौन सी डाइट लेनी है। याद रखिए प्री वर्कआउट यानी बच्चा खेलने जा रहा है, साइकिल चलाने जा रहा है, दौड़ने जा रहा है, तो 4 बादाम खाकर जाइए बेटा, भीगी हुई छिलका निकाल कर, एक अखरोट और थोड़ा सा दूध ये पीकर आप चले जाइए, हम आपको छोड़ देंगे, खेलने जाइए। ये जो है ना सॉल्मोन, ये वाली फिश बहुत अच्छी होती है बच्चे के ब्रेन के लिए, ब्राउन्स बहुत अच्छे होते हैं, बीन्स, और ये मतलब ये जो है ऑनियन, नट्स और ब्राउन राइस अगर आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े से राइट अमाउंट, बहुत क्वांटिटी लिटिल अमाउंट में वो रखें, बहुत क्वांटिटी कम रखें।
उसके बाद जो है सैलड्स हैं, ये सैलड्स आप ले सकते हैं। प्रोटीन के अच्छे सोर्स में अगर घर का बना हुआ घी है तो क्या कहने, बहुत ही अच्छी बात है। और जो है गोश्त खाने दीजिए उन्हें, गोश्त के पीसेस बच्चे नहीं खा रहे हैं आजकल, लड़कियां भी नहीं खा रही, उन्हें कहीं ब्रेन नहीं चलता अगर नहीं खाओगे तो। इसकी तवानाई के लिए जरूरी है कि आप खाएं। और फिर उसके अलावा जो है होल ग्रेन आप उनको दें। डार्क चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट लाएं, कंपाउंड चॉकलेट लाकर घर में पिघलाएं उसको, और पिघलाकर उसमें ड्राई फ्रूट्स कट करके डालें, और वो डालने के बाद उसके सांचे मिलते हैं चॉकलेट के, अच्छे चॉकलेट में थोड़ा सा उसमें मिल्क वगैरह भी ऐड करें डार्क चॉकलेट में, और ऐड करके उसको बनाएं। उसमें शुगर मत डालें, शुगर फ्री रखें, नट्स की जो स्वीटनेस है वो इतनी काफ़ी हो जाएगी। और वो बच्चों के चॉकलेट्स बनाकर आप डार्क चॉकलेट दें, घर में बना हुआ। बोले कि स्मार्ट लोग पूरा घर में ही बनाते हैं, उन्हें बताएं कि अंबानी ब्रदर्स हैं, ये लोग हैं, ये ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। सब कचरा लोग जो है बिल्कुल ऐसे ही जिनको इलिटरेट होते हैं, वो लोग जंक फूड खाते हैं, पिज्जे ऑर्डर करते हैं, जोमेटो वाला आ रहा होता है, स्विगी वाला आ रहा होता है। अपन लोग वैसे नहीं है, हम लोग स्टडी करने वाले लोग हैं। हम लोग जो सोबर कम्युनिटी वाले क्लास है हमारी, ये कि हम जो है हेल्दी डाइट खाएं, ये उन्हें बताएं कि हेल्दी डाइट खाना इंसान की मेच्योरिटी, उसके इंटेलिजेंट लेवल को, कि इंटेलिजेंट लोग ये खाते हैं, इस तरह आप बताएं। और कहिए कि बेटा आपको हमको इंटेलेक्चुअल बनना है, हमारे जहानत को बढ़ाना है, हमें कुछ नई क्रिएटिविटी करना है, इनोवेटिव आइडियाज देने हैं, हमें आइसर में जाना है, हमें बेसिक साइंसेस के अंदर रिसर्च करना है, और हमें लैब में बैठना है, हमें एरोनॉटिक्स के इसमें, हमें AI के इसमें बैठना है, तो वहाँ पर हेल्दी डाइट के साथ ग्रो होना होता है। तो ये चीज़ें उनको बताएं, सब्जियां वगैरह खिलाएं। और फिर उसके साथ अब आ जाइए कि डिजाइनिंग स्पेस रिपीटेशन, ये क्या होता है। ये स्पेस रिपीटेशन मैंने आपको वहां पर छोड़ दिया था कि आपने पोमोडोरो टेक्निक में आपने किचन में बुलाया, खड़े खड़े आपने कहा कि बेटा अभी हमने 25 मिनट फोकस किया था, वो क्या है। तो अब उसको आपने क्या करना है, वही वाला सवाल सेम पैटर्न। अच्छा वो हमने क्या इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो क्या था वो इकोनॉमिक वाला क्वेश्चन, अभी भूल गए थे। हमने क्या कहा था कि आप भूल जा रहे हैं, लेकिन आपको याद है, हम ही भूल गए। अच्छा बताइए इकोनॉमिक वाला हम वापस से बता रहे थे कि हमने वो वाला पढ़ा है, तो हमें याद नहीं आ रहा क्या था। आपने यहाँ पर रिवाइज करवाना है इसको। याद रखिए कि एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ये होता है मेमोरी का, रिटेंशन, रिकॉलिंग, रिसीविंग, रिकॉलिंग, रिपीटेशन एंड रिटेंशन। ठीक है, क्या हो रहा जी, नॉलेज रिसीव किया और आपने 30 मिनट उसको गैप देने के बाद, पहले आपने उसको टास्क फ्रेम करवाया, 25 मिनट उस पर फोकस करवाया, फिर 5 मिनट का उसको वक्फा दे दिया, फिर 25 मिनट फोकस करवाया, 5 मिनट का वक्फा दे दिया, फिर 25 मिनट फोकस करवाया, 5 मिनट, ऐसे 4 अटेम्प्ट पे। इसी पर स्कूल का पीरियड सिस्टम बनता है, पोमोडोरो टेक्निक पर स्कूल का पीरियड का सिस्टम बनता है। फिर उसके बाद आपने 30 मिनट के लिए उसे कहा कि जाओ खेल कर आ जाओ। 30 मिनट बाद आपने कोई और काम के लिए बुलाया और कहा रे पहले वाले टास्क में हमारा क्या फोकस था बेटा, ये था मम्मा जी, ये वाला फोकस था, वो बोल देगा। तो ये हो गया, ये पहला वाला सीन है, रिवाइज स्टेप 1। अब दूसरा वाला स्टेप, 30 मिनट के बाद जब आपने बुलाया तो रिकॉलिंग। रिकॉलिंग में अच्छा बेटा वो क्या था जो हमने किया था। अच्छा कभी ऐसा भी होगा कि टास्क फ्रेमिंग में, जैसे मिसाल के तौर पर ये होता है कि मैं अंदाजा कर लेती हूँ कि मेरे बच्चे को ये वाला कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे फला मूवी जो है या डॉक्यूमेंट्री दिखा दूं तो ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा उसके। जैसे साइंस फिक्शन पर आप एक मर्तबा जाकर सर्च करिए कि साइंस फिक्शन पर कौन सी मूवीज बनी है और उसमें कौन से कंसेप्ट है। अगर उसमें इनर्शिया है, फिजिक्स का बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक दिन इनर्शिया बच्चे के वो चैप्टर खोलिए नीट के भी उसके, और बोलिए बेटा चैप्टर लिस्ट दीजिए, और उस चैप्टर लिस्ट में जाइए और जाकर गूगल पे सर्च कीजिए कि ये वाले चैप्टर पर जो कंसेप्ट आया है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई कंसेप्ट होगा, या इसमें कोई मतलब किसी मूवी में, क्योंकि एजुकेशनल मूवी वेस्ट में ऐसी बनती हैं, इस मूवी में कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री या सीरीज में ये कंसेप्ट इनर्शिया का समझाया गया है क्या साइंस फिक्शन के जरिए से। तो उस पर आपको बायोलॉजी फिक्शन भी बहुत वो लोग लिखते हैं, तो इस पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कुछ है। तो अब आपने बच्चे को, जो बच्चा टफ स्टडी कर रहा है, संडे के दिन कहेंगे बेटा आप ये वाली मूवी, हम आपको लिंक भेज रहे हैं या फिर हम आपको नेटफ्लिक्स का ये शेयर कर रहे हैं, ये वाली मूवी देख लीजिए, ये वाली मूवी आपको वो वाला कंसेप्ट क्लियर कर देगी जो आपके इसमें है।
यकीन करें इतना सॉलिड उसका प्रोग्राम होता है। मैं उसके एक एग्जांपल इसके बाद दूंगी आपको। रिकॉल करवा दीजिए उसको बहाने बहाने से, और फिर आपने एक प्लान बना लिया कि जीडीपी का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं कुछ और चीज उसको दिखाऊंगी। शॉर्ट क्लिप्स है, कुछ होते हैं डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, शॉर्ट क्लिप्स होते हैं, साइंस फिक्शन होता है, या डॉक्यूमेंट्री फिक्शन टाइप कुछ चीज होती है। ये आपने इसको रिकॉल करवाना है, उसके बाद रिपीट करना है। तो उसके बाद आपने 3 स्टेप्स में कब करना है, ये वाले इसको आपने दूसरे दिन बुलाकर पूछना है। हम मेमोरी का ये है कि रिवाइज में मेमोरी सिर्फ 3 मिनट के लिए रहती है आपके पास में। फिर 7 मिनट के ये 30 आधे घंटे के बाद जब अपन रिकॉल करते हैं, वो खेलने के बाद में जब पॉज लेकर मेंटल फटीग के बाद जब रिकॉल करते हैं, तो यहाँ 30 मिनट रहती है। 30 मिनट, 30 मिनट से वो शिफ्ट हो जाती है दूसरे दिन जब हम उसको रिपीट करवाते हैं। तो फिर 30 मिनट से वो शिफ्ट होकर उसके दिमाग के एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। और फिर यहाँ पर जब रिटेंशन यानी उसको हफ्ता 15 दिन के बाद जो टेस्ट में उसको रिवाइज किया जाता है, तो फिक्सेशन ऑफ नॉलेज हो जाती है। ये टेक्निक हिफ्ज में इस्तेमाल होती है। पारा सबक आमोख्ता, पारा सबक आमोख्ता, पारा सबक एक रुको, आमोख्ता एक रुको। फिर यहाँ पर पारा सबक, तो पारा पारा सबक एक रुको, आमोख्ता 2 रुको, पारा सबक एक रुको, आमोख्ता 3 रुको। ये इस तरह से फिब्स में भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। जहां जहां से वो पारा सबक और आमोख्ता करते जाते हैं, फिर वो मंजिल पर आ जाते हैं। फिर मंजिल 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, एक बैठक में एक निशिस्त में सुनानी होती है। और फिर वो एक पूरी निशिस्त में सुनाने के बाद पारा सबक मिलता है। पारा सबक का पहले जो ग्रास्पिंग रहता है 1 रुको का होता है, बाद में पारा सबक जैसी स्पीड लर्निंग की बढ़ जाती है तो 2 रुको, 3 रुको, 5 रुको, इस तरह से पारा सबक मिलता है। और रिपीटेशन के लिए 5 रुको प्लस आज के 5, कल के 5, इस तरह के परसों के 5, आमोख्ता बढ़ता जाता है, फिर एक पारा हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है जो इस तरह से मेमोराइजेशन की टेक्निक है, और आप इसको मेमोराइज करवा सकते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो मेमोराइजेशन आपके सवाल पर जवाब नहीं देंगे, अच्छा बैठ जाओ लकड़ी लेके, चलो क्या पढ़ाई थी कल को, नो। आपने उसको बोलना है, अच्छा बेटा हमें मतलब क्रिएट करना है, माहौल क्रिएट करना कहते हैं इसे। अच्छा बेटा क्या था जी, हमें याद नहीं आ रहा, हम इतना सोच रहे हैं, पता नहीं हमको क्यों याद नहीं आ रहा। हमारे दिमाग के लिए ना हमें कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। आप हमें करवा सकते हैं क्या ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज फोकस बनाने के लिए, क्योंकि हम याद ही नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से। और कोशिश करें कि बच्चों को अगर याद करवाना हो तो शुगर इंटेक उनको समझाकर बिल्कुल कोलैप्स कर दें, कम कर दें अपनी लाइफ से, कि अगर आपने शुगर इंटेक ज्यादा लिया तो बच्चे की मेमोरी पर डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, रील, मोबाइल, ये सब चीजें फोकस खत्म कर देती है, बिल्कुल ऑफ। हमारी भी कर रही है, आपकी हमारी सबकी। पहले हम घंटों किसी मसले पर सोचा करते थे, अब हमारे पास घंटों सोचने के लिए नहीं होता। अगर हमने अपने क्लाइंट से कह दिया कि भाई हम आज आपका सेशन नहीं ले सकते, तो वो भड़क जाता है कि क्यों नहीं ले रहे। हमको उसके केस पर सोचने के लिए भी टाइम नहीं देते, हमने बोल दिया बस आप ले लीजिए। ये हो गया कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल जवाब देते हैं, लेकिन कॉग्निटिव ऑफलोडिंग उसके बावजूद भी थकते नहीं है बोलते हुए, और फौरन से फ्रैक्शन से पेशतर दिमाग काम करना शुरू कर देता है। उसका रीजन ये है कि हम जितनी टेक्निक्स आपको बता रहे हैं ये सब हम अपने आप पर अप्लाई करते हैं, और इसी वजह से ना किसी के मसले में उलझ कर परेशान होते हैं, ना किसी को जवाब देते हुए, ना झुंझलाते हैं, ना कुछ करते हैं, अपने आप को सेटल रखते हैं और आगे चलते हैं। ये ऑफलोडिंग को कम करने की कोशिश करें। अब ये वाली जो पिक्चर है ये आपके सामने वही है। जब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें बच्चा किताब में देखता है पिक्चर आंखों से, कुछ चीजें पिक्चर देखता है बच्चा। नॉन वर्बल प्रोसेसिंग में कुछ चीजें हमारी जबान से बच्चा पिक्टोरियल चीजों को देखकर सीख लेता है। कुछ चीजें उसके नॉलेज में पहले से होती हैं, कनेक्शन बनता है, कनेक्शन और इंटीग्रेशन होता है। कुछ चीजें पहले से उसके नॉलेज में होती हैं, मिसाल के तौर पर अब्बू पैसे लाते हैं, अम्मी खर्च करती हैं, एक एटीएम कार्ड होता है, बैंक होता है, उसके दिमाग में पहले से है। और नॉन वर्बल में उसने देख लिया कि किताब के अंदर लगा हुआ है कि जीडीपी लिखा हुआ है, उसके दिमाग में फिक्सेशन हो गया, आंखों से देखा हुआ। फिर उसके बाद आपने जबानी कुछ लफ्ज कहे हैं वहां पर, तो वो तीनों चीजें मिलकर एसोसिएट होता है इस तरह से। और एसोसिएट इसीलिए मैंने कहा कि जो जो वर्बल प्रोसेसिंग है, इसके लिए आप कोई मूवी हो सकती है नॉन वर्बल में, यानी कि देखने वाले में कोई मूवी आप दिखा रहे हैं, उस कंटेंट से मुताल्लिक पहले की नॉलेज है, पहले की नॉलेज को इससे मिला रहा है,
फिर वर्बल प्रोसेसिंग में लेकर आ रहा है, कुछ बातें डायलॉग की सुनी सुनाई उसके दिमाग में बैठ गई हैं और इस तरह की चल रही है, इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। इसको और एक तरीका होता है सेंसेस, कान के जरिए सुना हुआ, और स्टिमुलाई वर्ड्स के जरिए से, और एक होता है पहले से मौजूद किसी भी चीज को मेथड ऑफ लोकाई से लोकेट करने से होता है। मिसाल के तौर पर हमें पढ़ाया गया था, हमने उसको फौरन से पेशतर लोकाई में लेकर आया था। हमें पढ़ाया गया था कि हिंदुस्तान ने सबसे पहला अपना सैटेलाइट 1980 में भेजा था। तो 1980 में किसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, हमने अपने खानदान में से किसी की एक की डेट ऑफ बर्थ मालूम कर ली, फना की आती है तो आबिदा आपा को दिमाग में लेकर आया इमेजिनेशन में। फिर हमने उसके बाद ये बोला कि सैटेलाइट 4 मुल्कों में, मुल्क के 4 हिस्सों में भेजा गया था। अच्छा, तो फौजिया खान मद्रासी, वो मद्रास की रहने वाली थी, तो एक मद्रास में भेजा गया था। एक जो है 4 जगह उसके स्टेशन बनाए गए थे, एक बंगाल में बनाया गया था, एक विशाखापट्टनम में बनाया गया था और एक मुंबई में बनाया गया था। मुंबई किससे एसोसिएट है, तो मुंबई शबिस्ता आपा से एसोसिएट है, तो शबिस्ता आपा याद आ गई, वहां पर फौजिया खान मद्रासी आ गई। एक मतलब वो था विशाखापट्टनम में, तो वहाँ हुमा याद आ गई, और यहाँ दिल्ली का था तो सत्या याद आ गई। हमने चारों को ले लिया। अब हमको आज भी मैं आपको बोल पा रही हूँ, 15-20 साल पहले की नॉलेज है जो मैंने उस वक्त लोकेट किया था। तो इस तरह से लोकेट करना। फिर उसके अलावा 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ था, और 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ, और वो बीजापुर से अपना तख्त जब लेकर आया था, तो तख्त यहाँ लाने और औरंगजेब का औरंगाबाद में 1707 में इंतकाल होने के दरमियान का वक्त 25 साल है। तो 25 साल वो यहाँ रहे थे। ये मैंने निकाल लिया। और ये कब निकाला था, ये मैं बच्चों को भी बताती हूँ, अपने कॉलेज के पढ़ाने की टेक्निक, याद करने की टेक्निक। ये टेक्निक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को बताइए, और फिर एक टाइम लाइन बना लीजिए। टाइम लाइन बनाकर भी आप बच्चों को सिखाइए। जैसे ये टाइम लाइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लाइन, आपके दादा की पैदाइश ये है, दादी की ये है, अब्बू जान की ये है, मम्मा की ये है, नाना की ये है, नानी की ये है। अब कोई भी वाकया पेश आ रहा है तो हमारी नानी की पैदाइश से 2 साल पहले, तो फिर नानी की पैदाइश तो याद रहती है, तो 2 साल पहले का निकाल लीजिए। तो इस तरह से ये एलन एलन पावोस ड्यूअल कंडीशनिंग थ्योरी है। ये थ्योरी क्या करती है, मल्टीपल सेंसेस को कनेक्शन में और इंटीग्रेट करती है, कनेक्शन बनाती है। और इसको वो क्या करती है, कोई चीज देखी हुई पिक्चर, कोई सीन क्रिएट किया हुआ, कोई बात लाई हुई दिमाग में। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि साइकोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट कर पाती हैं, यही टेक्निक के हैबिचुअल होने की वजह से। क्लास में जब टीचर पढ़ाता था और पढ़ाते वक्त टीचर ने कोई बात कही है, तो मैं फौरन मतलब बैक में चली जाती थी कि अच्छा, टाइम एंड स्पेस के ड्यूरेशन में, टाइम एंड स्पेस जो कहते हैं जमा व मका के तस्वुर में, टाइम एंड स्पेस के ड्यूरेशन में, कि अच्छा उस टाइम पर वो वाला पौधा हमने लगाया था तो उसको सिर्फ 2 लीव्स आए थे, तो 2 लीव्स के बाद 3 डेज के बाद 4 लीव्स 6 लीव्स आए थे। एक ऑब्जर्वेशन था हमारा। इसका मतलब है हर पौधे के लीव्स इतने दिन में आते हैं, नहीं हर एक की अलग अलग होती है। इस तरह किसी भी चीज को एसोसिएट लोकेशन देना। उसके अलावा ये भी हो सकता है, जैसे लोकेशन दिया कि एक एप्पल शेर के इस पर रखा हुआ है, शेर के फेस पर रखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि शेर मतलब शेर गोश्त खाता है, फ्रूट्स नहीं खाता। तो बच्चा जहन में जब लेकर आता है कि शेर के सर पर एप्पल है, लेकिन वो सर झटक कर गिराकर उसको नहीं खाता क्योंकि वो गोश्त खाता है। तो वो एनिमल के मतलब इस तरह के टेक्निक्स हैं जो इन्होंने पेश किए अपने मेथड्स में। यहाँ पर हमारी सारी डिस्कशन तकरीबन 1 घंटा 15-15 मिनट में हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है। मैं एक एट ए ग्लेंस दोबारा आपको वहां से लेकर आती हूँ कि सबसे पहले हमने बताया कि अपने बच्चे का स्ट्रेस मैनेजमेंट जर्नी मेंटेन करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट जर्नी का कोपिंग स्किल उनमें खुद पैदा करें, और उसके 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज। आप पहले ब्रीथ लें, होल्डिंग करना सिखाएं, फिर ब्रीथ आउट। और एक चीज उसमें कि ब्रीथ आउट करते वक्त पहली मर्तबा तो नाक से ही आपने आउट किया, दूसरी मर्तबा मुंह से आउट करना है। मुंह से आउट को, मुंह को गोल बनाकर उसको भी लंबी ड्यूरेशन के बाद करना है, जैसे कि ऐसे जैसे फूक रहे हैं, इस तरह से ये आप भी करेंगे। ये आप करने से बहुत ज्यादा आपको मतलब अच्छा रिलैक्स फील होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक चीज मैं बोलना बताना भूल गई हूँ इसमें, और वो ये है कि बच्चों को और आपको बड़ों को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं इसकी वजह से, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग की वजह से।
इसको ऑफलोड करें, यानी कि आप निकाल के फेंकें सबको बाहर। तो इसका तरीका ये है। तो उसका तरीका ये है कि आप बिस्तर पर, उसको 40 टेक्निक्स कहा जाता है। आप जो है बिस्तर पर जाएं, और बिस्तर पर जाने के बाद आप बिस्तर पर बैठ जाएं और बैठकर आंखें बंद करें, लंबी सांस लें नाक से और मुंह से, होल्ड नहीं करना है, लंबी सांस लें और मुंह से उसको फूंक निकालें। सांस लेने का ड्यूरेशन 7 मिनट का हो, और रोकने का ड्यूरेशन, सांस लंबी सांस लेकर 7 मिनट तक रोकना हो, और 7 मिनट बहुत होगा, मतलब आप जो है 3 मिनट तक रोकें और 4 मिनट तक मुंह से खारिज करें। ऐसे ये करेंगे आप 3 टाइम। 3 टाइम करने के बाद आंखें बंद कर दीजिए और अपने बॉडी को बहुत, अपनी जॉ लाइन यानी कि अपने जबड़ों को दबाइए, जोर से ढीला छोड़ दीजिए, स्ट्रेच करिए, ढीला छोड़ दीजिए, और ये सोचिए कि हम पानी पर तैर रहे हैं और हमारी जो बॉडी है वो पानी पर स्लोली 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 तैर रही है, बिस्तर पर है। और तैरने के बाद जो भी ख्याल आपका पहला आता है उस ख्याल को पकड़कर आंखें बंद कर दीजिए। जो भी पहला ख्याल आता है, मिसाल के तौर पर कि मैंने आज ये काम कर लिया, चलो अच्छी बात है, और उसके बाद आप सो जाइए। डेफिनेटली आपको नींद आ जाएगी। जितने भी लोग जो है मोबाइल की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, तो पहले तो टेक्निक ये इस्तेमाल करिए कि मोबाइल को 1 घंटा पहले ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद ऑफ करने के बाद में जो है अपने आप को इस तरह लाइए और रिलैक्स करिए। बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन्हें नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत तकलीफ में वो बेचारे आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद करने के बाद भी उनका दिमाग में नंबर ऑफ कंसेप्ट चल रहे होते हैं। जोक नहीं है स्टडी करना, जोक नहीं है। आप अपने बच्चे को लापरवाह और ये इस तरह के कोई वर्ड्स मत बोलिए, जोक नहीं है, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है, बहुत तकलीफ दा प्रोसेस है। इसमें आप बच्चे को बाहर ले जाना, नेचर से क्लोज करना, ब्रीथिंग कंट्रोल एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा जिम लगाना, ये सब चीजें नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह के जवाब देंगे, क्योंकि इतना बड़ा बोझ उसके दिमाग पर आपने लाद दिया, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। पत्थर की सिल आपने रख दी है, वो ऐसी घुटन होती है। मैं जब हॉस्टल में जाती हूँ और बच्चे वहाँ मुझसे कहते हैं, मैं कहती हूँ काश इनके पेरेंट्स को पता चले कि उन्होंने कितनी बड़ी सिल अपने बच्चे के सीने पर दिल को दबा दिया उसके, वो अपनी जिंदगी के दिन खो रहे हैं। मैं कितने बच्चों को देख रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के पेरेंट्स अवेयर ना होने की वजह से बच्चे एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं। तो खुदा के लिए अपने बच्चों पर जुल्म ना करें। अपने बच्चों पर आप कैपेबल हैं, अगर उनके डाइट प्लान बनाने, उनके स्ट्रेस लिस्ट थेरेपी करने, उनको छोटे छोटे स्टेप्स में स्टडी करवाने के लिए तो करवाएं। और अगर आप कैपेबल नहीं है तो अपने ख्वाब निकाल कर उनकी आंखों में मत जड़िए। वो मासूम बच्चे हैं, खुदा के यहाँ आपको इस खयानत का बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा कि उन मासूम बच्चों के साथ आपने बहुत खिलवाड़ किया। ये यहीं पर मेरा सेशन खत्म होता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसके वो बेनिफिट हमें दे जो हमने सोच कर इसको ओपन किया। खास तौर से रिक्वेस्ट करके मैंने अकेडमी से कहा कि मेरे सारे सेशन तो मतलब एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है मदर्स की, लेकिन वो मदर्स की ट्रेनिंग तो विलिंगली वो आती हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसको आप अल्लाह के लिए ओपन कर दीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ओपन कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को, और आप लोग देख रहे होंगे जिन्होंने पहले भी इसको अटेंड किया था, कि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया, क्योंकि मैं भी अपनी स्टडी को डे बाय डे बढ़ाती रहती हूँ। हर कंसेप्ट को मैं रिवाइज रिवाइज करती रहती हूँ, उसके नए एंगल पर सोचती हूँ और नए तरीके से बताती हूँ। तो अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मैं इसको ऑफ कर रही हूँ, आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं।